दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी सिर्फ जीतता नहीं बल्कि पूरे खेल के रूल्स बदल देता है, तब उसे कहते हैं असली किंग। शिवा सिंह अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां वो सिर्फ मूव्स नहीं कर रहा बल्कि दूसरों को मूव करने पर मजबूर कर रहा है। फायर अब उसके फैसले खेल तय करते हैं। फायर उसकी चाल दुश्मनों का फ्यूचर लिखती है। लेकिन हर राजा के सामने एक समय ऐसा आता है जब पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, और शिवा के साथ भी अब वही होने वाला है। फायर क्योंकि इस बार उसके दुश्मन अलग अलग नहीं हैं बल्कि सब एक साथ आ चुके हैं। पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस सब मिलकर अब शिवा सिंह को रोकना चाहते हैं। फायर क्या ये उसका एंड है या फिर ये उसकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत? तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, थम्स अप का चिन्ह दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको ऐसी स्टोरीज कैसी लगती हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार, दिलचस्प और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ, तो अभी स्टोरी बॉक्स एफएम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। तटीय खाड़ी, शाही चाय घर। जब जतिन वर्मा और उनके साथी आपस में बहस कर रहे थे, शिवा सिंह ने चाय घर में अपना आखिरी भरवा बंद खत्म किया। एक रुमाल उठाया, उसे खोला, अपना मुंह पोंछा, फिर हिंदुस्तान टाइम्स अखबार को समेटा जिसे उसने अभी अभी पढ़ना खत्म किया था, और व्यस्त बैरे को इशारा करते हुए कहा, माफ करना, कृपया बिल ले आओ। मशहूर हस्तियों के लिए अफवाहों का खंडन करने के दो सबसे अच्छे तरीके हैं। पहला यह है कि जनता का ध्यान खींचने के लिए एक और अधिक लोकप्रिय विषय लाया जाए। दूसरा तरीका यह है कि इस अफवाह को और हवा दी जाए, इसे फिर से उछाला जाए और इसे इतना झूठा बना दिया जाए जितना ये हो सकता है। शिवा सिंह तैयार हुआ और चाय बागान की 18 नंबर गली, जो मशहूर दैनिक जागरण औद्योगिक केंद्र है, की ओर गाड़ी चलाकर निकल पड़ा। जब शिवा सिंह एक शानदार विदेशी सूट पहनकर यहाँ पहुंचा तो सुबह के लगभग 9 बज रहे थे, जो दैनिक जागरण के लिए सबसे व्यस्त समय होता है। शिवा सिंह स्वागत कक्ष में गया, अपना व्यापारिक कार्ड दिया और सीधे साधे दिखने वाले स्वागतकर्ता से कहा, कृपया संपादक चड्ढा जी को सूचित करें कि मुझे नीरज जी ने भेजा है और मैं गोकुल जी के भी बहुत करीब हूँ। मुझे अभी उनसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। स्वागतकर्ता ने शिवा सिंह को अजीब नज़रों से देखा, लेकिन शायद इसलिए कि वह अच्छे कपड़े पहने हुए और सुंदर था। उसने एक फ़ोन कॉल किया और जल्दी ही जवाब मिला, संपादक चड्ढा जी चाहते हैं कि आप सीधे तीसरी मंजिल पर जाएं। शिवा सिंह ने कहा, धन्यवाद। जब वह जा रहा था तो स्वागतकर्ता ने उसे विनम्रता से याद दिलाया, संपादक चड्ढा जी आज खराब मूड में हैं, बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। शिवा सिंह निश्चित रूप से जानता था कि जयदेव खराब मूड में क्यों थे। दैनिक जागरण की बिक्री आज हिंदुस्तान टाइम्स ने कुचल दी थी और कोई भी उदास हो जाएगा। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर शिवा सिंह को जयदेव का कार्यालय आसानी से मिल गया। उसने दरवाजे पर हल्के से कुछ बार खटखटाया और अंदर से किसी ने पुकारा, अंदर आ जाओ। शिवा सिंह ने दरवाजा धक्का देकर खोला और तुरंत बड़े बॉस जयदेव को अपनी मेज के पीछे बैठे हुए देखा। जब जयदेव ने उसे अंदर आते देखा तो वह खड़ा हो गया, बगल के सोफे की ओर इशारा किया और कहा, तुम नीरज को जानते हो और तुम गोकुल को भी जानते हो। शिवा सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम बहुत करीबी दोस्त हैं और अक्सर मेपल पवेलियन में शराब पीते हैं। नीरज जी मेपल पवेलियन की सबसे मशहूर तवायफ पल्लवी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन गोकुल मेपल पवेलियन में रेमी मार्टिन एक्सो को तरजीह देते हैं। बात करते हुए शिवा सिंह सोफे पर धम्म से बैठ गया। बेशक, पल्लवी जी अक्सर आपके बारे में भी बात करती हैं, संपादक चड्ढा जी। जयदेव ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, मैं वहां अक्सर नहीं जाता। मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। शिवा सिंह ने सिर हिलाया, कोई आश्चर्य नहीं। पल्लवी ने कहा था कि संपादक चड्ढा जी हमेशा बहुत देर से आते हैं और पहले मेपल पवेलियन के 2-3 चक्कर लगाना पसंद करते हैं। अहम, शिवा बाबू, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? कॉफ़ी तैयार है, जल्द ही। कोई कॉफ़ी ले आया। जयदेव ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि आज शिवा बाबू मुझसे मिलने क्यों आए हैं। फिर उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा, ये संकेत देते हुए कि वह बहुत व्यस्त थे और उसे जल्दी बोलना चाहिए। शिवा सिंह ने जयदेव की ओर देखा, संपादक चड्ढा जी, आप बहुत अस्वस्थ लग रहे हैं। जयदेव ने अपना चश्मा उतारा, एक रुमाल निकाला और अपना थोड़ा थका हुआ चेहरा पोंछा। शिवा बाबू सोडा और नूडल्स बनाने के व्यवसाय में हैं। क्या वह वास्तव में भविष्य बता सकते हैं? मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। ये कहते हुए शिवा सिंह खड़ा हुआ, अपनी जेब से कुछ निकाला और जयदेव को सौंपते हुए कहा, यह एक चमत्कारी इलाज है जो सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जयदेव ने देखा और पाया कि यह एक छोटा लेख था। पहले तो वह उदासीन था, लेकिन कुछ नज़र डालने के बाद वह उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। लेख का मुख्य शीर्षक था, एक असली शूरवीर। सिल्वर सी में जतिन वर्मा और सेठ ललित की अनकही कहानी।
शीर्षक पूरी तरह से सनसनीखेज है और सामग्री और भी अधिक विस्फोटक है, जिसमें दृश्य स्टूडियो शैली की मार्शल आर्ट की दुनिया को 10 माइलिंग प्राउड वांडरर की तर्ज पर बनाया गया है। जतिन वर्मा शूरवीर विक्रम थे, जो दृश्य स्टूडियो के प्रति वफादार थे, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया था। दिनेश शर्मा और कोई नहीं बल्कि अजय भवानी हैं, जिन्होंने सनफ्लावर मैन्युअल का अभ्यास किया और सिंहासन हड़पने की साजिश रची। सेठ ललित महाबली रुद्र हैं, एक अहंकारी व्यक्ति जो विश्वासघाती खलनायकों द्वारा अंधा कर दिया गया है। ये कहना होगा कि इस व्यवस्था में एक मजबूत मार्शल आर्ट उपन्यास का एहसास है और शिवा सिंह ने एक नौसिखिया शैली के लेखन दृष्टिकोण का उपयोग किया है। भावनाओं को भड़काने के लिए उसने अपने पिछले जीवन के कई नाटकीय कथानकों का भी उपयोग किया, जैसे जतिन वर्मा का दृश्य स्टूडियो के गॉड ऑफ वॉर में बदलना, गॉड ऑफ वॉर की वापसी, उसकी पत्नी का सुअर ढोना और उसकी बेटी का कुत्तों के घर में रहना आदि। ऐसी मनगढ़ंत बातों ने जयदेव जैसे अत्यधिक बुद्धिमान बुद्धिजीवी को भी पूरी तरह से चकित कर दिया, जिससे वह जीवन के अर्थ पर सवाल उठाने लगा। ये काम करता है? क्या ये किसी इंसान ने लिखा है? लेकिन मुझे इतना भयानक कथानक देखने में इतना सुखद क्यों लग रहा है? क्या तुमने ये लिखा है? जयदेव ने मुश्किल से थूक निगला और ऊपर देखते हुए पूछा। शिवा सिंह ने सिर हिलाया, उसका लहजा विनम्र था। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मेरा लेखन बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं का क्या मतलब है? ये बिल्कुल भयानक है। जयदेव ने शिवा सिंह को कुछ मुक्के मारने की अपनी इच्छा को मुश्किल से दबाया। ये लिखने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं आपके अखबार में एक लेख दूंगा। मेरे पास सारी प्रत्यक्ष जानकारी है। इसका क्या मतलब है? मैं ही था जिसने गोल्डन हार्वेस्ट कंपनी का समर्थन किया था, जिसे जतिन वर्मा और अन्य लोगों ने स्थापित किया था। मैंने ही दृश्य स्टूडियो से उनके जाने की साजिश रची थी। जयदेव एक बार फिर पूरी तरह से हैरान रह गया। तुम्हारा मतलब है कि तुमने ही इन सारे बदलावों की साजिश रची है? शिवा सिंह ने सिर हिलाया। और अब तुम अपने ही लोगों को धोखा देने जा रहे हो, और वह भी इतने नाटकीय तरीके से। शिवा सिंह ने फिर से सिर हिलाया। जयदेव ने आह भरी और शिवा सिंह की ओर ध्यान से देखा। शिवा बाबू, क्या आप जानते हैं कि मर्यादा, धर्म, अखंडता और शर्म, ये 4 शब्द कैसे लिखे जाते हैं? क्या मुझे हिंदी में लिखना चाहिए या अंग्रेजी में? शिवा सिंह ने विनम्रता से पूछा। जयदेव ने अपनी आंखें घुमाईं। माफ़ करना, मैं ये पांडुलिपि स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सराहना के मानक इतने गिरे हुए नहीं हैं। लेकिन पाठकों का स्तर बहुत गिरा हुआ है। शिवा सिंह ने कहा, यही कारण है कि आपका अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से ज़्यादा नहीं बिक सकता। शिवा सिंह ने दैनिक जागरण की कमजोरियों को तीखे ढंग से उजागर किया। 1950 के दशक में दैनिक जागरण के शुरुआती दिनों में अखबार ने अपनी स्थापना में बुद्धिजीवियों की भावना का पालन किया, उच्च गुणवत्ता वाले लेख और समाचार सामग्री प्रकाशित की जो बहुत परिष्कृत भी थी। उस समय किताबें और अखबार पढ़ना केवल अमीर ही कर सकते थे। हालांकि जैसे जैसे मुंबई की आबादी बढ़ी, आम जनता में भी अखबारों की मांग पैदा हुई। इसलिए दैनिक जागरण ने एक सुधार किया, धीरे धीरे अधिक जमीनी स्तर का हो गया और सब्सक्रिप्शन को आकर्षित करने के लिए मार्शल आर्ट उपन्यासों को धारावाहिक के रूप में छापना शुरू कर दिया। हालांकि बुद्धिजीवियों का स्वाभाविक रूप से अपरंपरागत और दिखावा रहित रवैया उच्च बना रहा, इतना कि हालांकि दैनिक जागरण की बिक्री बढ़ी, फिर भी वह हिंदुस्तान टाइम्स को पछाड़ नहीं सका। यह 1970 के दशक की शुरुआत तक नहीं था कि दैनिक जागरण में एक बड़ा सुधार हुआ और उसने समाचार और गपशप से भरा एक मनोरंजन परिशिष्ट प्रकाशित करना शुरू किया, जो कई अन्य मीडिया आउटलेट्स की तुलना में और भी अधिक सनसनीखेज था। इससे दैनिक जागरण को पहली बार हिंदुस्तान टाइम्स को पछाड़ने और अग्रणी अखबार बनने का मौका मिला। अब शिवा सिंह जयदेव को सलाह देने आया है। उन्हें बताएं कि वह आधिकारिक दैनिक जागरण अखबार की उच्च श्रेणी की छवि बनाए रख सकते हैं और फिर दैनिक जागरण साप्ताहिक नामक एक बहुत ही अश्लील मनोरंजन परिशिष्ट बना सकते हैं। सामग्री अश्लील और सनसनीखेज होनी चाहिए, जिसमें मशहूर हस्तियों की चुपके से तस्वीरें लेना, उनके ठिकाने को ट्रैक करना और सीरियल किलर और सौतेली माताओं द्वारा बच्चों को गाली देने के बारे में दैनिक समाचार प्रकाशित करना शामिल होना चाहिए। हर तरह की गंदी और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करें। जितना अधिक नीच और बेशर्म होगा, उतना ही अच्छा होगा। शिवा सिंह की बातें सुनने के बाद जयदेव को लगा कि उसके दुनिया को देखने का नजरिया ही चकनाचूर हो गया है। कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? शिवा सिंह जयदेव के दिखावटी विद्वान रूप से मूर्ख नहीं बनने वाला था। ये सच है कि जयदेव एक महान मार्शल आर्ट उस्ताद है, लेकिन वह एक बेहद चतुर व्यापारी भी है। भले ही मैं अभी कुछ न कहूं, दैनिक जागरण भविष्य में इसी रास्ते पर जाएगा और कोई चारा नहीं है। जिंदा रहने के लिए हर किसी को अपने अपने तरीके अपनाने पड़ते हैं। जब दैनिक जागरण सचमुच खुद को स्थापित कर लेगा और उसे ध्यान खींचने और पाठकों की भीड़ जुटाने के लिए इन चापलूसी भरे लेखों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, तभी वह सही मायने में इस अखबार की उच्च श्रेणी और परिष्कृत छवि बना पाएगा, और ऐसा होने में अभी लगभग 30 साल लगेंगे। अंततः शिवा सिंह और जयदेव के बीच हुए समझौते के अनुसार यदि नया जोड़ा गया दैनिक जागरण साप्ताहिक
जिसे दैनिक जागरण मनोरंजन संस्करण भी कहा जाता है, उद्योग में अखबार की बिक्री बढ़ा सका और हिंदुस्तान टाइम्स को हरा सका, तो जयदेव शिवा सिंह की मिथक कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी करेगा। भविष्य में शिवा सिंह के सॉफ्ट ड्रिंक्स और इंस्टेंट नूडल्स के विज्ञापन दैनिक जागरण में 50% की छूट पर दिए जा सकेंगे। दैनिक जागरण मिथक कंपनी की किसी भी गतिविधि का पूरा समर्थन करेगा और उसके खिलाफ कोई भी नकारात्मक खबर छापने से सख्ती से बचेगा। इसके विपरीत मिथक कंपनी भी दैनिक जागरण का पूरा समर्थन करेगी, जिसमें उनके विभिन्न आयोजनों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स और इंस्टेंट नूडल्स प्रायोजित करना और अपने सभी कर्मचारियों को दैनिक जागरण अखबार खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। शिवा सिंह दैनिक जागरण की अपनी इस यात्रा से बहुत संतुष्ट था। पहला, जतिन वर्मा और दृश्य स्टूडियो के बीच का विवाद बढ़ गया था, जिससे जतिन वर्मा और सेठ ललित के बीच पूरी तरह दरार आ गई थी और सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। दूसरा, इस साझेदारी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण समाचार माध्यम दैनिक जागरण से जुड़ने और जयदेव के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने का मौका दिया था। अंत में शिवा सिंह का वह बकवास लेख सच में बिक गया। 3000 से भी कम शब्दों का वह लेख 3000 रुपये में बिका, यानी 1000 शब्दों के 1000 रुपये, जो नीरज की खुद की बताई गई सबसे ज्यादा रॉयल्टी से 30 गुना अधिक था। शिवा सिंह के लिए 3000 रुपये ऊंट के मुंह में जीरा के समान थे, लेकिन यह उसके लिए संजीवनी बूटी थी क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अगले दिन तड़के सुबह कोलाबा की सड़क, रात की ड्यूटी पर तैनात एक भारतीय आदमी, जिसके सिर पर एक लंबा कपड़ा बंधा था, चमकीली लाल वर्दी पहने और लंबी बंदूक लिए, इमारत के प्रवेश द्वार पर पहरा देते हुए जम्हाई ले रहा था। 2 गश्ती पुलिस वाले सड़कों पर आलस से गश्त कर रहे थे, बीच बीच में रुककर सिगरेट पी रहे थे और कामचोरी कर रहे थे। सूनी सड़कों पर केवल सुबह के बाजार में सब्जियां और नाश्ता बेचने वाले लोग, सफाई कर्मचारी और सुबह के अखबार बेचने वाले छोटे फेरी वाले ही नजर आ रहे थे। उस दौर की मुंबई में अखबार और पत्रिकाएं निस्संदेह बाहरी दुनिया से जानकारी पाने का मुख्य जरिया थीं। इसलिए चाहे वे दफ्तर जाने वाले लोग हों या अमीर लोग, वे नाश्ता करते समय या रिक्शा, बस या अपनी निजी कारों में सफ़र करते हुए अखबार पढ़ना पसंद करते थे। सुबह का अखबार पढ़ने से पाठकों को दिन की सबसे रोमांचक खबरें और अंदरूनी गपशप जानने को मिलती है जो दूसरों को नहीं पता होती। यही वजह है कि सभी प्रकार के अखबारों और पत्रिकाओं में सुबह के अखबार की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। ज़्यादा अखबार बेचने और अधिक पैसे कमाने के लिए ये अखबार वाले बहुत सुबह उठकर छपाई कारखाने से अखबार उठाते हैं और फिर उन्हें अपने स्टॉल पर बेचते हैं। इस छोटे से व्यापार को कम मत समझिए। एक अखबार खरीदने में 2 पैसे लगते हैं और उसे 5 पैसे में बेचा जा सकता है, जिससे 100% का मुनाफा होता है। अगर धंधा अच्छा हो तो दिन में 200 अखबार बेचने पर 10 रुपये की कमाई हो सकती है, जो महीने के 300 रुपये बनते हैं, और यह एक दफ्तर जाने वाले कर्मचारी की कमाई से भी ज़्यादा है। अगर सारे अखबार नहीं बिकते तो आप उन्हें कम कीमत पर उन लोगों को बेच सकते हैं जो तले हुए राइस नूडल्स या भुना हुआ मांस बनाते हैं, ताकि वे उन्हें लपेटने के कागज़ के रूप में इस्तेमाल कर सकें। या आप उन्हें सीधे रद्दी वालों को बेच सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुछ लागत वसूल हो जाएगी। अभी न्यूज़ स्टैंड का मालिक, जिसे लोग लंगड़ा ड्रैगन कहते थे, अपनी उंगलियां चाटते हुए अखबार पलट रहा था। उसने हर एक को जल्दी से पढ़ा ताकि ये देख सके कि किसमें सबसे रोमांचक खबर है, जिससे वह उसे आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में एक प्रमुख स्थान पर रख सके। जल्द ही लंगड़े ड्रैगन का ध्यान एक नए अखबार के एक समाचार लेख ने खींच लिया। उसने ध्यान से इसे पलटा, केवल यह पाने के लिए कि ये दैनिक जागरण का एक नया जोड़ा गया परिशिष्ट था, जिसकी बिक्री हाल ही में बहुत गिर गई थी। हर कोई जानता है कि दैनिक जागरण हिंदुस्तान टाइम्स को नहीं हरा सकता, खासकर इसलिए क्योंकि कल ही हिंदुस्तान टाइम्स ने उसे पूरी तरह से पछाड़ दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आज कोई परिशिष्ट लेकर आएंगे, और मुझे आश्चर्य है कि यह किस बारे में है। एक असली शूरवीर, सिल्वर सी में जतिन वर्मा और सेठ ललित की अनकही कहानी। पहले पन्ने की सुर्खी काफ़ी ध्यान खींचने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने सामग्री पढ़ी, मेरा दुनिया देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट गया। जतिन वर्मा, गॉड ऑफ वॉर, लौट आया है। वह अपनी पत्नी को बाजार में सुअर ढोते और बेटी को कुत्तों के घर में रहते हुए पाता है। एक दहाड़ के साथ सेठ ललित के 3000 सैनिक उसके साथ बगावत कर देते हैं। भले ही लंगड़े ड्रैगन की शिक्षा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसे पढ़कर उसके मुंह से खून की उल्टी होने ही वाली थी। ये तो एकदम मनगढ़ंत कहानी है। अतीत में लंगड़ा ड्रैगन ऐसे नए अखबारों को लेकर आशान्वित नहीं होता, क्योंकि बाजार ने उनकी परीक्षा नहीं ली थी और यह अज्ञात था कि वे अच्छी तरह बिकेंगे या नहीं। हालांकि ऐसा नाटकीय लेख पढ़ने के बाद न जाने क्यों उसे एक अवर्णनीय राहत महसूस हुई। उसे ऐसे लेख पढ़ना पसंद था जो उसे अच्छा महसूस कराते थे, जैसे मछली पकड़ना, एक के बाद एक मछली पकड़ना। लेकिन ये लेख अलग लगा। यह ऐसा था जैसे बड़ी मछलियों से भरा जाल उसके हाथों में थमा दिया गया हो। ये बहुत ही संतोषजनक था। इसलिए लंगड़े ड्रैगन ने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया, मुझे इस अखबार की 300 प्रतियां दो।
उसके साथी फेरीवालों ने लंगड़े ड्रैगन को पहले कभी इतना साहसी नहीं देखा था। वह पहले हर अखबार की केवल 50 प्रतियां ही मंगाता था और ज़्यादा से ज़्यादा 100। अब उसने सचमुच 300 प्रतियों का ऑर्डर दिया था। क्या वह पागल हो गया था? लंगड़े ड्रैगन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, इतने सारे अखबार खरीद रहे हो, सावधान रहना कहीं तुम्हें इन्हें रद्दी में न बेचना पड़े। लंगड़े ड्रैगन ने मजाक उड़ाने वालों को नज़रअंदाज कर दिया और चुपचाप उन 300 अखबारों को रख लिया। कभी कभी इंसानों को जुआ खेलना पड़ता है, उसने दांव लगाया कि यह अखबार एक बहुत बड़ी हिट साबित होगा। जैसे जैसे समय बीता, सड़कों पर काम पर जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और बाजार में भी रौनक आ गई। मुझे एक अखबार दो, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर वाला अखबार है? अखबार बेचकर अपना गुजारा करने वाले इन फेरी वालों के लिए भी उनके दिन का सबसे व्यस्त समय शुरू हो गया था। पैसे लेना, छुट्टी देना, अखबार मोड़ना और उसे थमाना। लेकिन जल्द ही दूसरे न्यूज़ स्टैंड वालों ने देखा कि लंगड़े ड्रैगन का धंधा विशेष रूप से बहुत अच्छा चल रहा था, खासकर दैनिक जागरण का परिशिष्ट, जिसे उसने सबसे ज्यादा खरीदा था। ऐसा कैसे? इसलिए उत्सुकता के कारण कुछ लोगों ने उस अखबार की एक प्रति ली और उस पर नजर डाली, और फिर मेरे दुनिया को देखने का नजरिया ही चकनाचूर हो गया। गॉड ऑफ वॉर लौट आया है। पत्नी सुअर धो रही है। मुझे ये भी समझ में आ गया कि इतने सारे ग्राहकों ने यह अखबार क्यों खरीदा। बिना किसी शक के ये खबर जल्द ही पूरी मुंबई में सनसनी मचा देगी। और तो और हर कोई इस बात को लेकर और भी ज्यादा उत्सुक था कि इस लेख के लेखक आर्यन और अनुज कौन हैं। क्या तुमने वह देखा? पता चला है कि जतिन वर्मा को दृश्य स्टूडियो में दरकिनार कर दिया गया था। देखो, तो इसका मतलब दिनेश शर्मा सनफ्लावर मैनुअल का अभ्यास कर रहा था। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा लगता था कि वह न तो मर्द है और न ही औरत। अरे बॉस, क्या आपने आज का अखबार पढ़ा? वह जिसमें जतिन वर्मा के सुअर धोने के बारे में है। मैंने देखा, ये चौंकाने वाला है। मुझे कभी नहीं पता था कि दृश्य स्टूडियो के अंदर इतना अंधेरा है। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि जतिन बाबू ने दृश्य स्टूडियो से बगावत कर दी। लोग अजीब होते हैं, कोई चीज़ जितनी अजीब होती है, उनके मन में उतनी ही ज्यादा उत्सुकता पैदा करने की संभावना होती है। शिवा सिंह द्वारा गढ़ा गया ये बेहद अश्लील और घटिया लेख तुरंत वायरल हो गया, जंगल की आग की तरह फैल गया, और जतिन वर्मा का सुअर धोना दिन की सबसे बड़ी चर्चा बन गया। कोलाबा की सड़कें, घर के अंदर। तुमने क्या कहा? मैं क्या पढ़ रहा था? जतिन वर्मा ने अपने हाथ में दैनिक जागरण का एक अतिरिक्त अंक हिलाते हुए कहा। उनका गुस्सा भड़क रहा था। हरीश और बाकी लोगों ने उन्हें सांत्वना दी, जल्दबाजी मत करो और गुस्सा थूको। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। इसके अलावा हम सब इस बात की गवाही दे सकते हैं कि तुम्हारी पीठ पर कोई सुअर है या नहीं। लेकिन इस अखबार में इतना घटिया लिखा है, ये पूरी तरह से बकवास है। जतिन वर्मा जितना इसके बारे में सोचते, उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। आखिरकार वह एक पढ़े लिखे और सभ्य इंसान थे, फिर भी दूसरे लोग उन्हें शर्मसार कर रहे थे। सब लोग मेरी मदद करो और पता लगाओ कि ये सह लेखक आर्यन और अनुज कौन हैं। मैं, जतिन वर्मा, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। इसकी जांच करना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, कई लेखक अपनी पहचान छुपाने के लिए नकली नामों का इस्तेमाल करते हैं। चिंता मत करो, दैनिक जागरण में मेरी कुछ पहचान है। मैं वहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी को जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए पूछताछ करूंगा। मैं गंभीर हूँ, मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। जतिन वर्मा अपने भाइयों को इस तरह बात करते देख अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके। शांत हो जाओ। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा गुस्से में है वो तुम नहीं, बल्कि कोई और है। हरीश ने उन्हें सच में परेशान देखकर तुरंत सांत्वना दी। कौन है वो? बेशक वो सेठ ललित हैं। जतिन वर्मा ने एक पल के लिए सोचा और फिर शांत हो गए। हरीश और बाकी लोग भी चुप हो गए। आखिरकार वे मालिक और नौकर थे और कोई भी इस तरह लड़ते नहीं रहना चाहता था, लेकिन सेठ ललित उन्हें पूरी तरह से मिटाना चाहते थे, इसलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ललित बाबू ने पूरी रात कच्ची फिल्म देखी और अभी भी ऊर्जा से भरे हुए थे। यह एक ऐसी आदत थी जो उन्होंने कई सालों में विकसित की थी। दृश्य स्टूडियो द्वारा किसी फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद वह तुरंत अपने निजी सिनेमाघर में उस कच्ची फिल्म को देखते थे ताकि पता चल सके कि क्या ये टिकट खिड़की पर एक बड़ी हिट हो सकती है। अगर मुझे कुछ भी सही नहीं लगता तो मैं तुरंत निर्देशक को दोबारा शूट करने या सुधार करने के लिए कहूँगा। टिकट खिड़की पर हिट फिल्म देने के लिए ललित बाबू के पास 3 अचूक हथियार थे। मुख्य अभिनेत्री खूबसूरत होनी चाहिए और अगर संभव हो तो अपने कपड़े उतारने को तैयार हो। मुख्य अभिनेता आकर्षक होना चाहिए और अगर हो सके तो उसे मारधाड़ करनी आनी चाहिए। अगर वह ये सब नहीं कर सकता तो कम से कम उसे गाना तो आना ही चाहिए। क्या गाना है? हाल ही में सबसे मशहूर पारंपरिक लोकगीत गाओ, जैसे पति पत्नी का एक साथ घर लौटना।
बेशक ललित बाबू से भी गलतियां हुई, जैसे जब शिवा सिंह ने द वन आर्ड स्वॉर्ड्समैन के अधिकार खरीद लिए और खूब पैसा कमाया। ललित बाबू ने वह फिल्म पहले ही देख ली थी, लेकिन उन्हें कहानी या निर्देशक के काम करने के तरीके में कुछ खास महसूस नहीं हुआ। साफ साफ कहा जाए तो उस वक्त ललित बाबू को निर्देशक चेतन बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि फिल्म बनाने के मामले में निर्देशक थोड़े गैर भरोसेमंद हैं। फिर भी यह गैर भरोसेमंद निर्देशक अब दृश्य स्टूडियो का चेहरा बन चुका था, एक मशहूर और करोड़ों कमाने वाला निर्देशक। ललित बाबू ने मौका देखा और तुरंत चेतन को ऊंचे पद पर बैठा दिया। अब वे उन्हें एक नाकाम इंसान नहीं, बल्कि दृश्य स्टूडियो का सबसे शानदार आदमी कहते थे। कच्ची फिल्म देखने के बाद ललित बाबू ने अपना सिर सहलाया और किसी से बत्तियां जलाने को कहा। फिर उन्होंने अपने सचिव को निर्देश दिया, मैंने ये फिल्म द हंटर देख ली है। निर्देशक यश को बुलाओ और उससे कहो कि फिल्म की मुख्य अभिनेत्री ने पर्याप्त बोल्ड दृश्य नहीं दिए हैं। उसे और अधिक निडर और बेबाक होना चाहिए। और एक और बात, ललित बाबू एक पल के लिए रुके, उससे कहो कि हमारी फिल्मों का असली मकसद टिकट खिड़की पर पैसा छापना है। हम ज़्यादा कमाई कैसे कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि दर्शकों को कैसे खुश करना है। अभी हमारे पास किस तरह के दर्शक हैं? बंदरगाह के मजदूर, ढाबों पर काम करने वाले लड़के और कारखानों के मजदूर। समाज के निचले तबके के ये लोग ही हमारी कमाई की मजबूत नींव हैं, इसलिए हमें ऐसी फिल्में बनानी होंगी जो उन्हें समझ आएं। ज़्यादा ज्ञानी या गहरा बनने की कोशिश मत करो। याद रखो, हालांकि फिल्म एक कला है, कला उच्च स्तर की भी हो सकती है और निचले स्तर की भी। हम विदेशों में पुरस्कार जीतने के लिए उच्च स्तर की फिल्मों का इस्तेमाल करते हैं और टिकट खिड़की पर पैसा कमाने के लिए निचले स्तर की फिल्मों का। समझे? समझ गया। ठीक है, जाओ और अपना काम करो। इस मसले को सुलझाने के बाद ललित बाबू ने देखा कि उनके भरोसेमंद कर्मचारी दिनेश शर्मा और उनकी शिष्या श्रीमती फाल्गुनी, जिन्हें उन्होंने खुद आगे बढ़ाया था, पास ही इंतजार कर रहे थे। दोनों के चेहरों पर बेहद अजीब भाव थे, जैसे वे कुछ कहने से खुद को रोक रहे हों लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दिनेश शर्मा साफ तौर पर थोड़े डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने बगल में खड़ी श्रीमती फाल्गुनी को इशारा किया। श्रीमती फाल्गुनी इस साल अभी 30 के दशक में हैं और पहले एक गायिका हुआ करती थीं। 15 साल पहले वह ललित बाबू के जीवन में आई थीं। एक रात ललित बाबू संगीत सुनने के लिए दृश्य स्टूडियो के ऊपर एक नाचधमे गए थे। श्रीमती फाल्गुनी वहां प्रस्तुति देने के लिए मंच पर आईं। वह न केवल सुंदर और आकर्षक थीं, बल्कि बहुत मीठा और सुरीला भी गाती थीं। गाना खत्म होने के बाद ललित बाबू ने श्रीमती फाल्गुनी को देर रात के नाश्ते के लिए बुलाया। उनकी लंबी बातचीत के दौरान ललित बाबू को ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वह न केवल सुंदर हैं और अच्छा गाती हैं, बल्कि व्यापार प्रबंधन की भी अच्छी समझ रखती हैं। इसलिए उन्होंने उसे दृश्य स्टूडियो से जुड़ने के लिए बहुत जोर दिया। उस समय श्रीमती फाल्गुनी के गायन का करियर अपनी ऊंचाइयों पर था और कई लोगों ने उन्हें इसे न छोड़ने की सलाह दी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी बात की परवाह किए बिना खुद को संगीत की दुनिया से अलग कर लिया। अब ललित बाबू ने अपना वादा निभाया है और उन्हें खरीद विभाग के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया है, जो दृश्य स्टूडियो का सबसे शक्तिशाली विभाग है। मूल रूप से उन्हें कंपनी के पैसों पर पूरा नियंत्रण दे दिया गया है। तुम लोग किस बारे में बात करना चाहते हो? तुम इतना शक पैदा करने वाला व्यवहार क्यों कर रहे हो? ललित बाबू ने नौकरानी द्वारा दिया गया गीला तौलिया लिया, अपने गाल और हाथ पोंछे, फिर तौलिया वापस कर दिया और नौकरानी द्वारा दी गई जड़ी बूटी वाली चाय ली। देखिए, यह आज के दैनिक जागरण का नया अंक है, एक नज़र डालिए। श्रीमती फाल्गुनी ने अखबार थमाते हुए कहा। बकवास। ललित बाबू को समझ नहीं आया कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने लापरवाही से अखबार लिया और उस पर एक नज़र डाली। फिर उनकी नज़र पहले पन्ने की सुर्खियों पर पड़ी। एक असली शूरवीर, जतिन वर्मा और सेठ ललित के बीच सिल्वसी की अनकही कहानी। ललित बाबू कुछ ही पंक्तियों से ज्यादा पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके। उनकी उच्च शिक्षा ने उनके लिए शिवा सिंह के बेतुके डायरी जैसे लेख को आगे पढ़ना असंभव बना दिया। इसलिए उन्होंने त्योरियां चढ़ाईं, अपने दांत पीसे और चाय पीते हुए धीरे धीरे पन्ने पलटे। जब वह सुअरों को ढोने वाले हिस्से पर पहुंचे तो वह खुद को और नहीं रोक पाए और उनके मुंह से चाय बाहर निकल गई। क्या ये काम करता है? ललित बाबू की भौहें सिकुड़ गईं और फिर ढीली हो गईं, फिर दोबारा सिकुड़ गईं। ये कई बार चलता रहा, जिससे श्रीमती फाल्गुनी और दिनेश शर्मा निशब्द रह गए। ललित बाबू आखिर कौन हैं? इस लेख को पढ़ने के बाद वे तुरंत इसका रहस्य समझ गए। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि वह बकवास कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह जतिन वर्मा और उसके गद्दारों के गिरोह को बेकसूर साबित करने के लिए एक धुएं का पर्दा छोड़ रहा है। दिलचस्प है, ये तो किसी उस्ताद का काम है। ललित बाबू ने अपनी उंगली से अखबार पर झटका मारा, जिससे जोर की आवाज हुई। मैंने जांच के लिए लोगों को भेजा था, सेठ ललित, अंदाजा लगाए क्या? उद्धरण चिन्ह। दिनेश शर्मा ने हिम्मत जुटाकर कहा, इसके सह लेखक आर्यन और अनुज, वास्तव में वह नाकारा शिवा सिंह ही है।
क्या? ललित बाबू थोड़े हैरान हुए, फिर अचानक हंस पड़े और बोले, यकीन मानो, मैं गलत नहीं था, इस लड़के में सच में हुनर है। वह मजाकिया और तेज तर्रार है। बस अफसोस की बात है कि वह मेरे किसी काम नहीं आ सकता। दिनेश शर्मा और श्रीमती फाल्गुनी ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ललित बाबू न केवल गुस्सा नहीं होंगे, बल्कि शिवा सिंह की इतनी तारीफ भी करेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? बेशक, हमें अश्लीलता के खिलाफ लड़ना होगा, ललित बाबू ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। लेकिन पहले हम खुद पहल करके उन अखबारों के पास गए थे। अब हम उन्हें फ़ोन करेंगे और उन्हें अपने पास बुलाएंगे। हम उनके साथ सौदा करेंगे और हमारी कोई भी बड़ी खबर छापने से पहले उन्हें हमारी फिल्म का प्रचार 3 दिनों तक मुफ्त में छापना होगा। हैं? दिनेश शर्मा और श्रीमती फाल्गुनी एक बार फिर हैरान रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि दाल में कुछ काला है। जैसे ही दिनेश शर्मा और अन्य लोग अपने आदेशों को पूरा करने के लिए निकले, ललित बाबू को वह लेख और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। ये शिवा सिंह कोई मामूली आदमी नहीं था, वह पाठकों की मानसिकता को अच्छे से समझ सकता था। अब दृश्य स्टूडियो के लिए सब कुछ हाथ से निकल चुका है। जब ऐसी बात है तो क्यों ना खुलकर सामने आएं और शिवा सिंह के साथ मिलकर एक नाटक रहें, मनोरंजन की खबरों में एक दूसरे पर वार पलटवार करें और एक दूसरे को मुफ्त में प्रचार दें। उन कमबख्त अखबारों के विज्ञापन के दाम तो आसमान छूते हैं। अब आखिरकार हम उनसे कुछ पैसा तो वसूल ही सकते हैं। हा हा हा। आसमान की तरफ देखते हुए ललित बाबू जोर से हंसे। गॉड ऑफ वॉर कहानी गढ़ने की सफलता का स्वाद चखने के बाद दैनिक जागरण ने अगले दिन फिर से वार किया, आग में घी डालते हुए दृश्य स्टूडियो की पूरी अफवाह को छापना शुरू कर दिया। इस बार सुअर ढोने के बजाय उसने एक अमीर घर जमाई का रास्ता चुना। जतिन वर्मा एक बार फिर एक नाकारा घर जमाई बन जाता है जिसे उसका ससुर सेठ ललित बहुत प्रताड़ित करता है। उसे घर का सारा काम करना पड़ता है, बचा हुआ खाना खाना पड़ता है और यहाँ तक कि बाजार में सब्जियों के लिए दूसरों से 2 पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसे अक्सर थप्पड़ भी पड़ते हैं। थप्पड़ खाने के बाद जतिन वर्मा हमेशा एक दुष्ट और टेढ़ी मुस्कान देता और कहता, एक गौरैया हंस की महत्वाकांक्षा को कैसे जान सकती है। केवल 2 दिनों में दैनिक जागरण के अतिरिक्त अंक ने अपनी 2 रिपोर्टों से जतिन वर्मा और अन्य लोगों की नकारात्मक छवि को पूरी तरह से पलट दिया, जबकि दृश्य स्टूडियो की छवि को पूरी तरह से खराब कर दिया गया और सेठ ललित को भी एक खलनायक के रूप में चित्रित किया गया जो ईमानदार लोगों को परेशान करता है। इस साजिश के बावजूद सेठ ललित के बड़प्पन ने सभी की प्रशंसा बटोरी। सेठ ललित ने विशेष रूप से हिंदुस्तान टाइम्स में स्पष्ट किया कि यह अश्लीलता बिल्कुल असहनीय थी और इस लेख की प्रामाणिकता को सत्यापित करना असंभव था। अंततः अपनी कड़कदार आवाज में उन्होंने घोषणा की, मैं वकालत करता हूं कि मनोरंजन उद्योग और समाचार मीडिया खुद को इन अश्लील समाचार लेखों से पूरी तरह से शुद्ध करें। ये सच है कि समाचार मीडिया को उच्च स्तर की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन स्वतंत्रता की भी अपनी सीमाएं होनी चाहिए। अगर बात केवल ऐसे लेखों का उपयोग करने की है जो लोगों को चोट पहुंचाते हैं और जिनमें सनसनी फैलाने के लिए रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसी खबरों और ऐसे लेखों को चूल्हे की आग में फेंक देना चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि दृश्य स्टूडियो ने हमेशा दर्शकों को अपनी रोजी रोटी मानने और समाज में सत्य, अच्छाई और सुंदरता को बढ़ावा देने को अपनी जिम्मेदारी मानने के सिद्धांत का पालन किया है। हम हमेशा नए रास्ते तलाशने में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए हमारी नई फिल्म द हंटर, जो 3 दिनों में रिलीज होगी, आपके लिए एक अलग दृश्य श्रव्य अनुभव लेकर आएगी। सेठ ललित के इस पलटवार के जवाब में दैनिक जागरण के अतिरिक्त अंक ने आर्यन और अनुज का एक संयुक्त लेख प्रकाशित किया। इस बार लेख में गॉड ऑफ वॉर या घर जमाई जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि गंभीरता से कहा गया था, हम सेठ ललित के स्पष्टीकरण बयान का बहुत सम्मान करते हैं। हम इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि हमारी नवस्थापित गोल्डन हार्वेस्ट फिल्म कंपनी दर्शकों को अपनी आजीविका का स्रोत मानती है और बेहतरीन फिल्में बनाने को अपना मिशन मानती है। हर किसी की मांगों को पूरा करने के लिए हम तैयारी और योजना बनाने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारी पहली बड़ी फिल्म 3 महीने में रिलीज होगी और उस फिल्म का नाम द मिथक है। इसके बाद सेठ ललित और शिवा सिंह के बीच स्पष्टीकरण का दौर चला। सेठ ललित ने विशेष रूप से अपनी फिल्मों की नकल करने पर काम किया, जबकि शिवा सिंह ने विशेष रूप से नवस्थापित गोल्डन हार्वेस्ट के उद्घाटन को बढ़ावा दिया। उन दोनों ने चुपचाप अखबार से मिलने वाले मुफ्त लाभों का आनंद लिया। ये बस बहुत मीठा था। पाठक मूर्ख नहीं हैं। स्पष्टीकरण की इतनी सारी खबरें देखने के बाद उन्हें धीरे धीरे महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। खासकर दैनिक जागरण का अतिरिक्त अंक बिना बारूद के इस युद्ध के साथ, जिसकी बिक्री आसमान छूने लगी। 1 सप्ताह के बाद कुल बिक्री 1 लाख प्रतियों के आश्चर्यजनक आंकड़े तक पहुंच गई थी। इसका क्या मतलब है? रिकॉर्ड तोड़ने का विचार। उस समय मुंबई में सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की उच्चतम बिक्री मात्रा केवल 97 या 98 हज़ार थी, जो सिर्फ 1 या 2 हज़ार अधिक थी। लेकिन इस बार दैनिक जागरण ने ये कर दिखाया।
ये देखकर दैनिक जागरण के बड़े बॉस और मार्शल आर्ट फिल्म उद्योग के एक प्रमुख व्यक्ति जयदेव अपने दोस्त नीरज के सामने प्रशंसा में ताली बजाने से खुद को नहीं रोक पाए। इस शिवा सिंह के पास कुछ अद्भुत कौशल हैं। वह अपनी कलाई के एक झटके से दुनिया को उलट-पुलट कर सकता है। नीरज ने अपनी आंखें घुमाईं। पहले पत्नी द्वारा सुअर धोना, फिर घर जमाई का थप्पड़ खाना और दुष्ट मुस्कान देना, इस शिवा ने एक विद्वान की नैतिक सीमाओं को पूरी तरह से रौंद दिया है। ओह, क्या मुझे इस तरह के और लेख लिखने चाहिए। ऐसा लगता है कि यह पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका है। जयदेव ने शिवा सिंह की बहुत प्रशंसा की, ये जाने बिना कि शिवा सिंह की योजना केवल आधी ही लागू हुई थी। धारावी फैक्ट्री का निर्माण कार्य अभी भी जोरों पर है। इतने बड़े कारखाने का निर्माण एक अथाह कुएं जैसा था। भले ही शिवा सिंह ने फार ईस्टर्न बैंक से 30 लाख रुपये उधार लिए थे, फिर भी यह उस छेद को नहीं भर सका, जिससे वह गंभीर वित्तीय संकट में पड़ गया। आंकड़ों के अनुसार नालासोपारा इंस्टेंट नूडल फैक्ट्री और टोक्वावान सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री अब प्रति माह 8 लाख रुपये तक कमा सकती हैं। कॉलून वॉल सिटी के साथ सहयोग से मासिक लाभ 15 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। 30 लाख रुपये का ऋण चुकाने में केवल 2 महीने लगेंगे। हालांकि शिवा सिंह ने अब एक और कंपनी गोल्डन हार्वेस्ट शुरू कर दी है और अनिवार्य रूप से धन की कमी का सामना कर रहा है। इसलिए अगले खर्च की परियोजनाओं में शिवा सिंह ने कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता के सिद्धांत का पालन किया और यदि संभव हो तो अधिक पैसा खर्च नहीं किया, ताकि हर एक पैसे का समझदारी से उपयोग किया जा सके। तटीय खाड़ी, चौल की इमारतें। आइए सभी लोग कृपया अंदर आइए। शिवा सिंह ने जतिन वर्मा, हरीश बाबू और गोल्डन हार्वेस्ट के अन्य संस्थापक सदस्यों को अपने घर पर बहुत ही दोस्ताना तरीके से आमंत्रित किया। पहली मंजिल पर नए खाली किए गए कमरे में शिवा सिंह ने सभी को कमरे की व्यवस्था और फर्नीचर के विभिन्न टुकड़े दिखाए जो नए और पुराने दोनों थे। जतिन वर्मा, हरीश बाबू और अन्य लोग बहुत प्रभावित हुए कि शिवा सिंह, जो इतने व्यस्त थे, फिर भी व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपना घर दिखाने लाए थे। हालांकि जगह बहुत छोटी है, अधिकतम 20 वर्ग मीटर, जिसमें 3 फोल्डिंग बेड, 4 टेबल और 8 कुर्सियां आ सकती हैं। ये पहले से ही काफ़ी है और हर कोई बस एक नज़र डाल सकता है और दौरा खत्म कर सकता है। शिवा सिंह अभी भी असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। उन्होंने सभी से पूछा कि उन्हें कैसा लगा और क्या वे पर्यावरण और व्यवस्था से संतुष्ट हैं। शिवा सिंह को लगातार बोलते देख हरीश बाबू और अन्य लोगों ने जतिन वर्मा को आंख मारी। जतिन वर्मा ने शिवा सिंह को एक तरफ खींचा, अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और शिवा सिंह को सौंपते हुए कहा, शिवा, हमने तुम्हारा घर देख लिया है। अब हम तुम्हारी कंपनी देखने चलें तो कैसा रहेगा? हाँ, तुमने कहा था कि कंपनी स्थापित होने के बाद तुम हमें एक बहुत बड़ा कार्यालय किराए पर दोगे। हरीश बाबू भी पास आए और शिवा सिंह की सिगरेट जलाने के लिए एक माचिस निकाली। शिवा सिंह ने सिगरेट का धुआं छोड़ा, उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? ये हमारी गोल्डन हार्वेस्ट कंपनी का कार्यालय है। इसे देखो, ये पूरे 20 वर्ग मीटर का है, कुल 200 वर्ग फुट। आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा है, गर्म और ठंडा पानी है, सार्वजनिक शौचालय हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं ठीक तुम्हारे ऊपर रहता हूँ, इसलिए तुम कभी भी अपने विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान कर सकते हो। जतिन वर्मा, हरीश बाबू और अन्य लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवा सिंह गोल्डन हार्वेस्ट फिल्म कंपनी को उनके घर ले आएगा। अब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने दृश्य स्टूडियो से नाता तोड़ लिया है और मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तुम केवल एक ही काम कर सकते हो और वह है अंत तक जाना। शिवा सिंह ने गंभीरता से कहा। जतिन वर्मा और अन्य लोग, हालांकि, उसे धूर्त और कपटी समझ रहे थे। क्या हम अब आत्मसमर्पण कर दें और दया की भीख मांगने के लिए सेठ ललित के पास वापस जाएं? उसने दावा किया कि वह प्रलोभन का विरोध करने के लिए बहुत छोटा था और एक दुष्ट व्यक्ति द्वारा उस पर जादू कर दिया गया था। इस क्षण जतिन वर्मा, हरीश बाबू, चेतन और अन्य लोगों के दिमाग में अनगिनत विचार दौड़ रहे थे। यदि वे विद्वान और सज्जन नहीं होते तो शायद वे बहुत पहले ही सामूहिक रूप से दंगा कर चुके होते और शिवा सिंह को पीट पीट कर मार डालते। अरे, मुझे पता है कि तुम सब अभी क्या सोच रहे हो, इसलिए अपनी आंखें इतनी तेजी से घुमाना बंद करो। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, कोई व्यवसाय शुरू करना स्वाभाविक रूप से इतना कठिन है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें आर्थिक रूप से समर्थन दूंगा और मैं निश्चित रूप से अपनी बात रखूंगा। शिवा सिंह के बोलने के बाद उन्होंने छोटे से कमरे की ओर इशारा किया और कहा, मुझ पर विश्वास करो, बस अभी के लिए यहाँ काम चला लो। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक बड़ा कार्यालय लाऊंगा जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहेगा और जिसमें पूरे दिन वातानुकूलन होगा। जतिन वर्मा के होंठ थोड़े कान पे, हम अब तुम पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? हाँ, तुम हमेशा हमारे साथ खिलवाड़ करते हो। सच में, मैं बहुत ईमानदार हूँ। तुमने बहुत गलत समझ लिया होगा। शिवा सिंह ने कंधे उचकाते हुए कहा, पूरी तरह से निर्दोष दिखते हुए। तुम्हें बस लगता है कि कंपनी बहुत छोटी है ना?
मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि जब तक तुम कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो, मैं 3 दिनों में 10 लाख रुपये ले आऊंगा। फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। हम किस बात पर शर्त लगा रहे हैं? अगर मैं 3 दिनों में 10 लाख रुपये नहीं ला पाया तो मैं तुम्हारे साथ किए गए अनुबंध को फाड़ दूंगा। अगर मैं ले आया तो तुम लोगों को चुपचाप मेरी बात माननी होगी, मुझे बड़ा भाई कहना होगा और मैं तुम्हें छोटा भाई कहूंगा। उसका आत्मविश्वास देखकर जतिन वर्मा ने हरीश बाबू और अन्य लोगों की ओर देखा, फिर तुरंत अपना कोट उतार दिया, उसे बगल के फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया और चिल्लाया, चलो शर्त लगाते हैं। चूंकि शर्त लग चुकी थी, जतिन वर्मा और बाकी लोग अब और कुछ नहीं कह सकते थे। नई कंपनी स्थापित होने और कार्यालय तैयार होने के साथ पूरी तरह से साफ सफाई करना और दिखावे के लिए ही सही कुछ काम करना जरूरी था। जतिन वर्मा, हेमंत और अन्य लोगों ने अपने कोट उतारे और झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, मेज और कुर्सियां साफ करना शुरू कर दिया। 20 वर्ग मीटर से कुछ ही बड़ा वह छोटा सा कार्यालय जल्दी ही व्यवस्थित हो गया, जिसे सभी ने एक फायदा माना क्योंकि इसे साफ करना आसान था। शिवा सिंह को न जाने कहां से एक पुराना लावारिस साइनबोर्ड मिल गया जिसे कोई नहीं चाहता था। उसने उसे साफ किया और सभी को पुकारा, जिसकी लिखाई अच्छी हो, आगे आओ और हमारी कंपनी के लिए एक बोर्ड लिखो। जतिन वर्मा और अन्य लोगों को फिर से गहरा धक्का लगा, उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। शिवा सिंह वह बड़ा आदमी नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक बड़बोला इंसान था जो केवल डींगे मारना जानता था। मजबूर होकर जतिन वर्मा ने मामला अपने हाथों में लिया। उसने पहले एक निजी विद्यालय में पढ़ाई की थी और एक प्रसिद्ध गुरु से सुलेख सीखा था। हाथ में कलम लिए उसने उसे स्याही में डुबोया, अपनी कलाई उठाई और तख्ती पर गोल्डन हार्वेस्ट फिल्म कंपनी अक्षर लिख दिए। शिवा सिंह ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत सुंदर। उनके आसपास के लोगों की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई और हर कोई यही सोच रहा था कि शायद इस महीने उन्हें अपना वेतन भी नहीं मिलेगा। यहाँ हर किसी को अपने बच्चों और परिवारों का भरण पोषण करना था, ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी जमापूंजी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। शायद सभी के संदेह को भांपते हुए शिवा सिंह ने दरियादिली से ताली बजाई और बाहर इंतजार कर रहे बल्लू और रंगा को इशारा किया कि वे वह गुप्त लाभ लेकर आएं जो उन्होंने तैयार किया था। गुप्त लाभ के बारे में सुनकर जतिन वर्मा और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। कुछ नहीं से कुछ भला, भले ही उन्हें वेतन न मिले, कुछ लाभ मुआवजे के रूप में काम आ सकते थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ये लाभ क्या थे या उनकी कीमत कितनी थी। जल्द ही बल्लू और रंगा इंस्टेंट नूडल्स के 5 डिब्बे और शीतल पे के 5 डिब्बे लेकर आए। सभी ने अविश्वास से सोडा और इंस्टेंट नूडल्स को घूरा। शिवा सिंह हंसा और बोला, आप सब लोग इतने भी खुश मत होइए। जतिन वर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या वह खुश था या डरा हुआ? हेमंत ने उन चीज़ों की ओर इशारा किया और डरते हुए पूछा, क्या ये द फ्रेग्रेंस स्वॉर्ट्समैन की वह मशहूर सिफारिश हो सकती है? चिराग ने आगे कहा, क्या शिवा इंस्टेंट नूडल्स सच में अच्छे हैं? शिवा सिंह ने चिराग के कंधे को थपथपाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें विज्ञापन का नारा भी याद होगा। मैं तुम्हें बाद में एक अतिरिक्त डिब्बा दूंगा। अरे, यह मत कहना कि मैं एक कठोर मालिक हूँ। मैंने सोडा और इंस्टेंट नूडल्स बनाने से शुरुआत की थी, इसलिए अब से हर कोई जितना चाहे उतना खा सकता है। अगर आप इसे खत्म नहीं कर पाते हैं तो आप इसे अपनी पत्नियों और बच्चों के लिए घर ले जा सकते हैं और उन्हें कहने दें कि शिवा बाबू सबसे अच्छे हैं। जतिन वर्मा लगभग निशब्द था। उसने पहले सोचा था कि शिवा सिंह एक काफ़ी सामान्य युवक था जो तार्किक और उचित तरीके से काम करता था, जिससे वह उसकी प्रशंसा और कद्र करता था। लेकिन अब उसे एक मुक्का मारने की तीव्र इच्छा हो रही थी। सभी के चकित चेहरों को देखकर और एक बार फिर अपनी ईमानदारी से प्रभावित होकर शिवा सिंह ने ताली बजाई और कहा, ठीक है, सब लोग वहां खड़े रहना बंद करो। आप सभी दिन भर व्यस्त रहे हैं और अब दोपहर के भोजन का समय हो गया है। मैंने पहले ही आप लोगों के लिए भोजन तैयार कर लिया है। जतिन वर्मा ने चीज़ों के विशाल ढेर की ओर इशारा किया, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है कि हम सोडा पी रहे हैं और इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं, है ना? अरे जतिन बाबू, आप क्या कह रहे हैं? ये काम पर आपका पहला दिन है, मुझे कम से कम एक अच्छी छाप छोड़नी चाहिए। दीदी, क्या खाना तैयार है? पहले इसे ले आओ। अपनी बात पूरी करने के बाद शिवा सिंह जतिन वर्मा, हेमंत, चिराग और अन्य लोगों की ओर मुड़ा और बोला, सभी लोग बाद में अच्छे से खाना, हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। क्या काम शुरू हो गया है? किस तरह का काम? यह एक रहस्य है। ... तीसरी मंजिल पर लंगड़ी शिखा के नाम से मशहूर शिखा सिंह अपनी सूती स्कर्ट में चूल्हे के चारों ओर घूम रही थी, हाथ में चम्मच और कढ़ाई लिए अंडे की भुर्जी पका रही थी। वह बड़बड़ाए, वह शिवा, वह वास्तव में मुझे बताए बिना बहुत सारे लोगों को घर ले आया। मैंने पहले ही नीचे वाला कमरा किराए पर दे दिया था और सामने वाला मुझे हर महीने 450 रुपये देने को तैयार हो गया था। अब सब कुछ चला गया। नीचे वे 5 आदमी सभ्य दिखते हैं और बुरे लोग नहीं लगते, लेकिन वे सभी चश्मा पहनते हैं।
मेरे पिताजी कहा करते थे कि पुरुषों को सबसे ज्यादा चश्मा पहनने वालों से डरना चाहिए, वे सभी सभ्य दिखने वाले बदमाश होते हैं और आप यह नहीं बता सकते कि वे अंदर से कितने बुरे हैं। अरे शिवा, तुम्हें उनके साथ बिल्कुल भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। वह हमारे सिंह परिवार में बचा हुआ इकलौता लड़का है। वह सोडा और इंस्टेंट नूडल्स बनाने का काम ठीक ही तो कर रहा है। वह फिल्म कंपनी क्यों शुरू कर रहा है? क्या फिल्में बनाना ऐसा काम है जो कोई भी कर सकता है? जो लोग फिल्में बना सकते हैं वे स्वर्ग से धरती पर उतरे देवता होते हैं। मैंने सुना था कि मीना कुमारी स्वर्ग की अप्सरा थीं और धर्म साक्षात देवपुत्र थे। बल्लू तब पास आया और पूछा, शिखा दीदी, क्या पकवान तैयार हैं? क्या हम उन्हें बाहर ला सकते हैं? शिखा सिंह ने वहां रखे भुने हुए मूंगफली, खीरे का सलाद और मसालेदार बैंगन की ओर इशारा किया और कहा, पहले इन्हें ले जाओ और मैं कुछ और मांसाहारी व्यंजन भूनती हूँ। बल्लू ने सिर हिलाया, अपने बड़े हाथ फैलाए, हर हाथ में दो दो प्लेटें पकड़ी और खाने की प्लेटों के साथ तेजी से नीचे चला गया। जैसे ही बल्लू रसोई से बाहर निकला, रंगा प्रकट हुआ और उसने शिखा सिंह से पूछा, शिखा दीदी, क्या खाना तैयार है? शिखा सिंह ने कहा, बल्लू पहले ही पकवान ले जा चुका है। मैं अभी भी यहाँ उन्हें पका रही हूँ, इसलिए चिंता मत करो। अरे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। दाढ़ी वाला रंगा शिखा सिंह के पीछे हाथ बांधे और ठुड्डी पर हाथ रखे इंतजार कर रहा था। इसी पल शिखा सिंह ने अचानक अपने हाथ से अंडे की भुर्जी का एक टुकड़ा उठाया, मुड़ी और रंगा से बोली, अपना मुंह खोलो। हम दाढ़ी वाला रंगा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और खाली आंखों से शिखा सिंह को घूरने लगा। शिखा सिंह ने कहा, मैंने तुम्हें अपना मुंह खोलने और खाना चखने में मेरी मदद करने के लिए कहा था, लेकिन इन दिनों मेरी नाक बंद है, इसलिए मुझे स्वाद नहीं आ रहा है। रंगा ने जल्दी से अपना मुंह खोला और शिखा सिंह द्वारा दी गई अंडे की भुर्जी का एक टुकड़ा खा लिया। शिखा सिंह चौंक गई। आराम से, तुमने लगभग मेरी उंगली ही काट ली थी। घबराए हुए रंगा ने अंडे को बेतरतीब ढंग से कुछ बार चबाया, फिर अपना मुंह पोंछा और कहा, मेरा वह मतलब नहीं था। क्या मैंने तुम्हें काट लिया? बिल्कुल नहीं। तो अंडा मीठा है या नमकीन? दाढ़ी वाले रंगा ने जोर से अपना सिर हिलाया, मैंने बहुत जल्दी खा लिया, मुझे स्वाद का पता ही नहीं चला। शिखा सिंह क्रोधित हो गई। उसने अपने कूल्हों पर हाथ रखे और कहा, क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुम नमकीन और मीठे के बीच का अंतर नहीं बता सकते? दाढ़ी वाले रंगा ने अपना सिर खुजलाया। मेरी माँ कहती है कि मैं कभी कभी थोड़ा मूर्ख हो सकता हूँ। हे। शिखा सिंह ने फिर अपनी उंगलियों से अंडे की भुर्जी का एक और टुकड़ा उठाया और उससे कहा, अपना मुंह खोलो। शिखा सिंह को काटने के डर से रंगा ने इस बार अपना मुंह चौड़ा खोला, जैसे कोई बच्चा डॉक्टर को देखकर करता है, और एक आह की आवाज निकाली। उसकी शक्ल देखकर शिखा सिंह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। रंगा को अचानक लगा कि उसके सामने खड़ी शिखा सिंह एक फूल की तरह कांप रही है, एक ऐसी नाजुक सुंदरता में बदल रही है जिसकी सुंदरता, उदारता, गुण और कोमलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिखा सिंह ने अंडे की भुर्जी को रंगा के मुंह में उछाल दिया, इसे फिर से चखो। दाढ़ी वाला रंगा शिखा सिंह को खाली आंखों से घूरता रहा, उसका मुंह यंत्रवत बंद हो गया और उसने कुछ बार चबाते हुए कहा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्लियर वाटर बे, दृश्य स्टूडियो, फिल्म निर्माण विभाग, महाप्रबंधक का कार्यालय। दिनेश शर्मा का चेहरा काफी भद्दा लग रहा था। उसने मेज पर दैनिक जागरण का पूरक अंक फेंका और गुस्से में कहा, भाड़ में जाओ। इस कचरा अखबार ने वास्तव में मुझे अजय भवानी के रूप में लिखा है और यहाँ तक कहा कि मेरे बधियाकरण के बाद मैं छिपकर सनफ्लावर मैनुअल का अभ्यास कर रहा था। मैं तुम्हारी माँ को तमाचा मारूंगा। शिवा सिंह की फिल्म कंपनी का क्या हाल है? मैंने सुना है कि उन्हें एक कार्यालय की जगह मिल गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि हाल ही में उनके धारावी कारखाने का निर्माण तेज हो गया है और उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए उनके पास फिलहाल इस फिल्म कंपनी में निवेश करने के लिए पैसे नहीं हैं। निजी सहायक ने सावधानी से कहा, सच में, मुझे पता था कि यह लड़का भरोसेमंद नहीं है। जतिन वर्मा और गद्दारों का उसका गिरोह सभी इस बड़बोले के मूर्ख बन गए। दिनेश शर्मा अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका, उसने एक सिगरेट जलाई और अपनी आंखें सिकुड़ते हुए एक कश लिया। उस फिल्म कंपनी का नाम क्या है? गोल्डन हार्वेस्ट है ना? मुझे नहीं पता कि यह नाम किसने सोचा, ये बहुत ही मनहूस लगता है। गोल्डन हार्वेस्ट, ये हमारे दृश्य स्टूडियो की प्रतिष्ठा की बराबरी कैसे कर सकता है? क्या फिल्म कंपनी शुरू करना इतना आसान है? एक फिल्म में कम से कम 1 या 2 लाख रुपये के निवेश की आवश्यकता होती है और आपको सिनेमाघरों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। एक कंपनी शुरू करने के लिए आपको कम से कम 10 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। दिनेश शर्मा अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे की ओर झुका और धीरे धीरे धुएं का एक कश छोड़ते हुए बोला, बस तुम इंतजार करो और देखो कि ये कमीने कैसे औंधे मुंह गिरते हैं। कॉलून वॉल सिटी, मुक्केबाजी का भूमिगत अखाड़ा। मुक्केबाजी के अखाड़े में 2 गठीले शरीर वाले आदमी बिना कमीज के एक दूसरे पर बेरहमी से मुक्के बरसा रहे थे और जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे।
दर्शक खुशी से झूम उठे, अपने हाथ उठाकर चिल्लाने लगे, बहुत बढ़िया, मार डालो इसे, कमीने। खून खराबे और शोर शराबे के बीच देविका दास अजीब तरह से उत्साहित थी। उसका सुंदर चेहरा चमक रहा था और लाल हो गया था, उसकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थीं। उसने हाल ही में मिली एक लड़की को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसे सांत्वना दे रही थी। यामिनी, मुझे पता है कि तुम्हें ये खून खराबे वाले दृश्य पसंद नहीं हैं, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद हैं। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें बाद में अंधेरी में खरीदारी कराने ले चलूंगी। अगर तुम्हें पस पसंद हैं तो हम पस खरीदेंगे, अगर कपड़े पसंद हैं तो हम कपड़े खरीदेंगे। सब तुम्हारी मर्जी। उसकी बाहों में जो लड़की थी उसका नाम यामिनी कपूर था, जो भारतीय और पश्चिमी मूल की एक खूबसूरत महिला थी और दृश्य स्टूडियो की एक लोकप्रिय अभिनेत्री थी। यामिनी कपूर की मुलाकात दृश्य स्टूडियो के एक मशहूर निर्देशक प्रशांत से हुई थी। प्रशांत ने देखा कि वह आकर्षक और सुंदर है, इसलिए उसने दृश्य स्टूडियो में उसकी सिफारिश कर दी। चूंकि सेठ ललित इस प्रतिभाशाली निर्देशक को बहुत मानते थे, इसलिए वे प्रशांत के अनुरोध पर तुरंत मान गए। प्रशांत ने तुरंत यामिनी कपूर का अनुबंध दृश्य स्टूडियो को सौंप दिया, जिससे यामिनी कपूर आधिकारिक तौर पर कंपनी में आ गई। पिछले साल वह अपनी पहली फिल्म तुम कब आओगे से रातों रात मशहूर हो गई थी। ये कहा जा सकता है कि देविका दास की जिन भी लड़कियों से दोस्ती थी, उनमें यामिनी कपूर सबसे खूबसूरत थी। भले ही देविका दास ने यामिनी कपूर की तुलना सुहानी और कामिनी से की, जिनसे वह पहले मिल चुकी थी, फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यामिनी कपूर बहुत ही अलग और खास थी। इसके अलावा चूंकि उन दोनों के नामों और स्वभाव में काफ़ी समानताएं थीं, देविका दास को लगा कि उनका रिश्ता पहले से तय था और इस दौरान यामिनी कपूर को उसका बहुत प्यार और दुलार मिला। लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलें। यामिनी कपूर मंच पर खून से लथपथ दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने हमेशा दृश्य स्टूडियो में काम किया था, जहां वह सभ्य और शालीन लोगों से घिरी रहती थी। वह पहले कभी ऐसी गंदी और डरावनी जगह पर नहीं गई थी। यामिनी कपूर को डर से कांपते देख देविका दास को उस पर दया आ गई, इसलिए वह उठी और यामिनी कपूर की कमर में हाथ डालकर बोली, ठीक है फिर, चलो चलते हैं। सलाहकार सुशांत, गाड़ी तैयार करो। सलाहकार सुशांत को वह डरावना भूमिगत मुक्केबाजी का अखाड़ा कुछ खास पसंद नहीं आया था। देविका दास को ये कहते सुनकर कि वह जा रही है, उसने तुरंत अपना मोड़ने वाला पंखा हिलाया और भैरव को पुकारा, गाड़ी तैयार करो, अभी भी क्या देख रहे हो। भैरव जाने का इच्छुक नहीं लग रहा था और जाने से पहले उसने आखिरी बार मुक्केबाजी के अखाड़े की ओर घूर कर देखा। उस अंधेरे और डरावने भूमिगत अखाड़े से निकलने के बाद देविका दास यामिनी कपूर को लेकर गाड़ी में बैठ गई। तभी खट खट खट, सलाहकार सुशांत ने बाहर से गाड़ी का दरवाजा खटखटाया, जो काफी अजीब था। अरे बेवकूफ, तुम रिक्शा ले लो। देविका दास ने गाड़ी की खिड़की खोली, ये सोचकर कि शायद सलाहकार सुशांत भी गाड़ी में बैठना चाहता है। सलाहकार सुशांत ने सिर झुकाया और माफी मांगते हुए कहा, नहीं मालकिन, मुझे आपको कुछ बताना है। तुम क्या बकवास करना चाहते हो? अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। देविका दास अभी भी गुस्से में थी। क्लर्क सुशांत ने दोनों हाथों से एक लिफाफा पेश किया और बोला, मालकिन, मैं आपको ये लिफाफा देना भूल ही गया था। कैसा लिफाफा? मुझे नहीं पता, ये गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। ये बहुत ही अजीब है, इसे खोलने में मेरी मदद करो। चूंकि यह अजीब था, जाहिर है वह खुद इसे नहीं खोल सकती थी। देविका दास के कई दुश्मन थे और पता नहीं उसने कितने लोगों से दुश्मनी मोल ली थी। उसे अपने कामों में सावधान रहना ही चाहिए था। सलाहकार सुशांत पल भर के लिए हिचकिचाया। ये लिफाफा आपके लिए है, मेरे लिए इसे खोलना उचित नहीं होगा। आप भैरव से इसे क्यों नहीं खुलवाती? बस इसे फाड़कर खोल दो, बहस करना बंद करो, देविका दास ने डांटते हुए कहा। क्लर्क सुशांत ने हिम्मत जुटाई। पहले उसने अपने हाथ में लिए पंखे को मोड़ा और उसे अपनी गर्दन के पीछे खोंज लिया, फिर अपनी उंगलियों पर थूक लगाया और धीरे धीरे लिफाफे को फाड़कर खोला। ओह मालकिन, यहाँ एक पत्र और एक अनुबंध है। यह क्या है? देविका दास दंग रह गई। उसने झपट्टा मारकर उसे छीना और करीब से देखने पर चिल्लाई, कमीने। शिवा सिंह, तुमने हद पार कर दी है। देविका दास के चेहरे पर इतना गुस्सा देखकर सलाहकार सुशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। गाड़ी चला रहा भैरव भी पूरी तरह से उलझन में था। उसके बगल में बैठी यामिनी कपूर और भी ज्यादा हैरान लग रही थी। उसकी याद में दास परिवार की यह बड़ी बेटी शायद ही कभी इस तरह से अपना आपा खोती थी, लेकिन अब वह किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। आखिर यह शिवा सिंह कौन है? इसका नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? देविका दास ने पत्र और अनुबंध को दूर फेंक दिया और हमेशा जिज्ञासु रहने वाला क्लर्क सुशांत उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकने से खुद को रोक नहीं पाया। उस पर लिखा था, गोल्डन हार्वेस्ट एक नई स्थापित कंपनी है जिसे अभी विकसित होना बाकी है। हम द मिथक फिल्म बनाने के लिए लोगों से जन सहयोग के जरिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी एक निवेशक बने।
₹1000 निवेश करें और भविष्य में ₹1300 वापस पाएं। जितना अधिक आप निवेश करेंगे उतना ही अधिक आप कमाएंगे। संकोच न करें, अभी कदम उठाएं। आइए, मंच आपके सपनों जितना ही बड़ा है। आप भी अपनी खुद की फिल्म के निर्माता और मालिक बन सकते हैं। पीछे जो अनुबंध था वह गोल्डन हार्वेस्ट कंपनी द्वारा भेजा गया था। सीधे शब्दों में कहें तो ये धन जुटाने वाला अनुबंध था। सलाहकार सुशांत ने पत्र को देखा और फिर अनुबंध में लिखी बातों को पढ़ा और सच में उसके मन में लालच आ गया। ये जानना बहुत जरूरी है कि मुंबई में फिल्में बनाना अभी भी बहुत ही प्रतिष्ठा और उच्च वर्ग का काम माना जाता है। ज़्यादातर समय फिल्म कंपनियां निर्माण में शामिल होती हैं, जबकि फिल्म जगत के बड़े दिग्गज पर्दे के पीछे से निर्माण को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। उनके जैसे आम लोग केवल पैसे देकर सिनेमाघर में फिल्म देखने ही जा सकते हैं। लेकिन अब शिवा सिंह ने आम जनता को इसमें हिस्सा लेने का मौका दिया था। हर कोई निर्माता बन सकता है और हर कोई फिल्म का मालिक बन सकता है। यह एहसास सच में बहुत ही शानदार लग रहा था। सलाहकार सुशांत फिल्मों का बहुत बड़ा दीवाना था। उसके ज़्यादा शौक नहीं थे। अपना वेतन मिलने के बाद वह 3 दिन तक सिनेमाघर में जाता था और अपनी पसंद की फिल्में बार बार देखता था। उसके दिल में भी एक सपना था, एक दिन किसी फिल्म का हिस्सा बनने का। इसलिए शिवा सिंह के नारे "आप भी अपनी खुद की फिल्म के मालिक बन सकते हैं" ने उसे गहराई से प्रेरित किया था। चुपके से सलाहकार सुशांत ने पत्र और अनुबंध को मरोड़कर एक गोला बनाया और उसे अपनी जेब में ठूंस लिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और देविका दास को सांत्वना देते हुए बोला, "मालकिन, गुस्सा मत होइए। किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि शिवा सिंह ऐसा कुछ करेगा। ... किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो।" जब शिवा सिंह ने लिफाफों और अनुबंधों का एक बंडल निकाला और जतिन वर्मा और अन्य लोगों से उन्हें पैक करने और चंदा इकट्ठा करने के लिए डाक से भेजने में मदद करने को कहा, तो जतिन वर्मा गुस्से से गरज उठा। "हम फिल्म बनाने वाले लोग हैं, भिखारी नहीं। हम आम लोगों से पैसे कैसे ऐंठ सकते हैं? पैसे ऐंठने से तुम्हारा क्या मतलब है? हम उनके साथ निवेश कर रहे हैं और इसका मुनाफा मिलेगा। ₹1000 पर 13,000 का मुनाफा मिलेगा। क्या यह एक बेहतरीन सौदा नहीं है? क्या होगा अगर सिनेमाघरों में कमाई खराब रही? तो फिर ₹1000 को 300 में बदल देंगे। व्यापार करने में जोखिम तो होता ही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम केवल पैसे कमाएं और कभी नुकसान न हो? तुमने यह बात पत्र में क्यों नहीं लिखी? मुझे डर है कि अगर मैं ये लिख दूंगा तो वे भाग जाएंगे।" जतिन वर्मा ने हेमंत और बाकी लोगों की तरफ देखा। "आप लोगों को क्या लगता है?" हेमंत बोला, "क्या हम धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं?" चिराग ने कहा, "कानून कौन समझता है? मुझे बताओ।" शिवा सिंह ने सभी को चुप रहने का इशारा करते हुए अपनी उंगली उठाई। "मैंने वर्तमान ब्रिटिश वित्तीय कानून पढ़ा है। कानून केवल अवैध धन जुटाने पर रोक लगाता है और मुख्य रूप से शेयर बाजार को निशाना बनाता है। हम अभी एक फिल्म बना रहे हैं और यह धन जुटाना नहीं है, ये जन सहयोग है। क्या आप जन सहयोग का मतलब समझते हैं? अगर नहीं, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। ये दूसरों की मदद करने के लिए धन जुटाने का एक तरीका है। आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूंगा, और अगर हम पैसे कमाते हैं तो हम सब मिलकर खुश होंगे। अगर हमें नुकसान होता है तो चिंता न करें, जब तक कंपनी मौजूद है हर किसी के पास वापसी करने का मौका होगा। संक्षेप में, हम कला के लिए जन सहयोग कर रहे हैं। ये पूरी तरह से वैध धन जुटाने का काम है।" हालांकि शिवा सिंह ने इतनी देर तक घुमा फिरा कर बातें की, फिर भी जतिन वर्मा और अन्य लोग समझ गए कि यह धन जुटाने का एक बहुत ही बेशर्म तरीका था। समस्या यह है कि क्या कोई तुम्हारी इस बकवास पर विश्वास करेगा? जतिन वर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं। "यह एक अच्छा सवाल है।" शिवा सिंह ने फिर से अपनी उंगली उठाई। उसका लहजा गंभीर था। "इसलिए मैंने इसे भेजने के लिए तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया और मैंने लिखा कि गोल्डन हार्वेस्ट वरुण और पल्लवी जैसे बड़े सितारों को अनुबंध पर लेने वाली है और वे इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या प्रशंसक इस पर विश्वास करेंगे?" जतिन वर्मा को तो जैसे सदमा ही लग गया। मैं फिर से निशाना क्यों बन गया? वरुण और पल्लवी ने दृश्य स्टूडियो के साथ लंबे समय के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वे गोल्डन हार्वेस्ट के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? सभी को शिवा सिंह का विचार बेतुका लगा और उन्हें लगा कि लोगों को धोखा देने के लिए वह किसी भी हद तक बेशर्म हो सकता था। "क्यों नहीं?" शिवा सिंह के अगले वाक्य ने सभी के होश उड़ा दिए। "तुम लोग अपनी योजना बनाओ और वरुण से वह अनुबंध चोरी करवा लो और फिर दृश्य स्टूडियो के उस अनुबंध को जला दो। अनुबंध चुराना, ये तो गैरकानूनी है। अनुबंध चुराने के लिए उकसाना, इसके लिए हम सबको मिलकर जेल जाना पड़ सकता है।" जतिन वर्मा, हेमंत और बाकी सबको लगा कि शिवा सिंह पूरी तरह पागल हो चुका है, जो ऐसे अजीबोगरीब और गैरकानूनी विचार सोच सकता है। लेकिन शिवा सिंह के लिए वरुण का अनुबंध चुराना उसके पिछले जीवन में कोई नई बात नहीं थी। 1967 में वरुण की फिल्म द वन आर्ड स्वॉर्ड्समैन रिलीज हुई, जिसने 12,90,000 रुपये की कमाई की और उस साल मुंबई के बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
इस फिल्म ने दक्षिण कोरिया और अन्य जगहों पर भी भारी सफलता हासिल की। जब वरुण विदेश जाता तो हजारों प्रशंसक ऑटोग्राफ के लिए उसके होटल के बाहर इंतजार करते थे। उसके बाद वरुण का सुनहरा दौर शुरू हुआ। उसकी फिल्में द गोल्डन स्वेलो 1968, द वन आर्ड स्वॉर्ड्समैन 1969 और ड्रैगन टाइगर फाइट 1970 अपने अपने साल में बॉक्स ऑफिस पर राज करती रहीं। वह मुंबई का पहला ऐसा फिल्मी सितारा बन गया जिसने लगातार 4 साल तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया। वरुण सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया। वह मुंबई का सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एक्शन स्टार बन गया और मार्शल आर्ट्स फिल्मों के नए युग का पहला चेहरा बना। उसके रुतबे को तभी चुनौती मिली जब सुपरस्टार राज मशहूर हुआ। 1971 में दृश्य स्टूडियो के साथ वरुण का अनुबंध खत्म होने वाला था। नई शर्तों से नाखुश होकर उसने जतिन वर्मा का साथ दिया और गोल्डन हार्वेस्ट फिल्म कंपनी में शामिल हो गया। हालांकि दृश्य स्टूडियो के साथ उसका अनुबंध खत्म होने से पहले ही वह गया और अनुबंध चुरा लाया। उसे लगा कि दृश्य स्टूडियो बहुत कंजूस है, तो अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने 100 से ज्यादा प्रतियां चुरा लीं। इस डर से कि बाकी कलाकार भी इसे बहाना बनाकर छोड़ देंगे, दृश्य स्टूडियो ने इस बात को छुपाए रखा और वेतन बढ़ाने के बहाने कलाकारों के साथ फिर से अनुबंध कर लिया। दूसरे शब्दों में, जो गंदी चाल शिवा सिंह अभी चल रहा था, वह वही पुरानी चाल थी जिसे जतिन वर्मा और दूसरों ने पिछले जीवन में वरुण को चलने के लिए उकसाया था। आप सब चिंता मत कीजिए, अगर सच में कुछ गड़बड़ होती है तो हम सारा इल्जाम वरुण पर डाल देंगे, शिवा सिंह ने जतिन वर्मा के कंधे को थपथपाते हुए दृढ़ता से कहा। ये सुनकर जतिन वर्मा और बाकी लोगों के तो जैसे प्राण ही सूख गए। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये वरुण को मुसीबत में नहीं डाल देगा? हाँ, वरुण कम से कम एक सच्चा और वफादार इंसान है। ठीक इसी वजह से, क्योंकि वह वफादार है, हमें कुछ गड़बड़ होने पर सारा इल्जाम उस पर डालना होगा, वरना ऐसा न करने पर वह हमें ही दोषी ठहराएगा, शिवा सिंह ने पूरे विश्वास के साथ कहा। जरा सोचिए, निर्देशक चेतन उसके गुरु थे जिन्होंने द वन आर्ड स्वॉर्ड्समैन से उसे मशहूर किया, और निर्देशक चेतन के गुरु आप हैं, जतिन बाबू। बिना जतिन बाबू के न कोई निर्देशक चेतन होता और न ही द वन आर्ड स्वॉर्ड्समैन। तो वरिष्ठता और रिश्ते के हिसाब से जतिन बाबू आप उसके भी गुरुओं के गुरु हैं। अगर आपको कुछ हो गया जतिन बाबू, तो ये तो अपने गुरु और पूर्वजों के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। इसलिए अगर अनुबंध चुराने की योजना फेल हो जाती है तो हम सबको एक साथ मिलकर सारा इल्जाम उस पर मढ़ देना चाहिए और उसे परिणाम भुगतने देना चाहिए, ताकि वह अपने गुरुओं और पूर्वजों के साथ विश्वासघात करने के पाप से बच सके। शिवा सिंह की इस उलझुल और बेतुकी बातों ने जतिन वर्मा और बाकी सबको पूरी तरह से चकरा दिया। शिवा सिंह बोलता रहा, बेशक आप चाहें तो ऐसा न करके नए लोगों को काम सिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चाणक्य की उस नीति को याद करें जिसमें कहा गया है, सम्राट का महान कार्य आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि वह बीच में ही चल बसे। मुझे डर है कि आप अपना महान कार्य शुरू करने से पहले ही टूटकर बिखर जाएंगे। यह मनोरंजन की दुनिया नाम और पैसे की जगह है, यहाँ भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप दूसरों से नैतिकता और आदर्शों की बात करेंगे तो वे बस आपके बचने के रास्ते बंद कर देंगे। अगर आप उनसे मर्यादा और शर्म की बात करेंगे तो वे बस आपके पूर्वजों की कब्रें खो देंगे। जब आपके पास पर्याप्त ताकत होगी तभी आप वह कर पाएंगे जो आप सच में करना चाहते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद शिवा सिंह जानबूझकर रुका ताकि सबको सोचने का पूरा समय मिल सके। फिर उसने भीड़ पर नजर दौड़ाई। अब आप चुनिए, क्या आप वरुण को अनुबंध चुराने के लिए उकसाएंगे और फिर दृश्य स्टूडियो से लड़ने के लिए आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे, या फिर आप शुरुआत करने से पहले ही मर जाएंगे और फिर शूरवीरों की तरह पछतावे के आंसू बहाएंगे? जतिन वर्मा की आंखों में एक खूंखार चमक दौड़ गई। हेमंत ने अपना मुंह जोर से पोंछा, उसका चेहरा थोड़ा भयंकर लग रहा था। चिराग और बाकी लोगों पर भी एक खूंखार सा माहौल छा गया। ठीक है, हम ये करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी यह खस्ताहाल कंपनी वरुण जैसे दिग्गज को अपने यहाँ रख पाएगी? हाँ, हमारे पास तो एक धन का ऑफिस तक नहीं है। हम उसे गोल्डन हार्वेस्ट में शामिल होने के लिए कैसे मनाएंगे? जतिन वर्मा, हेमंत और बाकी लोगों ने एक बार फिर शिवा सिंह के सामने ये सवाल रखा। शिवा सिंह थोड़ा सा मुस्कुराया और पूरे आत्मविश्वास से बोला, ये चीज़ों के सही क्रम पर निर्भर करता है। जब हम पैसे जुटाने के लिए बैठक करेंगे तो हमें सबसे पहले ये पक्का करना होगा कि वरुण पहले से ही गोल्डन हार्वेस्ट का हिस्सा बन चुका है, ताकि आम जनता हमें खुशी खुशी अपने पैसे दे दे। और फिर हमारा क्या, जब हमें पैसे मिल जाएंगे तो हम वरुण के साथ सौदा कर सकते हैं ताकि वह दृश्य स्टूडियो को धोखा दे और साथ ही अनुबंध चुराने का वह महान काम भी पूरा कर ले। देखा आपने, जब तक सब कुछ सही क्रम में होगा, क्या यह एकदम सही नहीं है? गहराई से सोचने के बाद जतिन वर्मा और बाकी लोगों को एहसास हुआ कि बात तो सच में ऐसी ही है। लेकिन तभी उसे तुरंत याद आया कि वह तो एक पढ़ा लिखा विद्वान है और ऐसा करना तो बुराई के साथ हाथ मिलाने जैसा होगा।
मुझे आपत्ति है। जतिन वर्मा अभी भी थोड़ा और संघर्ष करना चाहता था। आपत्ति खारिज। शिवा सिंह ने उसकी बात बीच में ही काट दी और फिर चिट्ठियों और अनुबंधों से भरी एक मेज़ उनकी तरफ धकेल दी। अब आप सबको बस इतना करना है कि इन अनुबंधों और चिट्ठियों को लिफाफों में डालना है, भेजने वाले का पता लिखना है और आखिर में अपनी जीभ निकालकर टिकटों को चाटना है और उन्हें सही जगह पर चिपकाना है। याद रखिए, हम जितनी ज़्यादा चिट्ठियां भेजेंगे, 3 दिन बाद पैसे जुटाने वाली इस बैठक में उतने ही ज़्यादा लोग आएंगे और तब हम और भी ज़्यादा पैसे जमा कर पाएंगे। जतिन वर्मा ने नफरत से एक चिट्ठी उठाई और उसे नीचे फेंक दिया। फिर उसने शिवा सिंह की ओर देखा और बोला, वो लोग कोई बेवकूफ़ नहीं हैं, वे सच में क्यों आएंगे? शिवा सिंह हल्का सा मुस्कुराया, तो कृपया पता लिखते समय एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, ये बैठक बोबो नाच घर में होगी। उस दिन शराब और पीने की चीज़ें बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी और आपके मनोरंजन के लिए बेहतरीन गीत संगीत और नाच का कार्यक्रम भी होगा। क्या एक नाच घर में पैसे जुटाने की बैठक? जतिन वर्मा और बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे सोच रहे थे कि ऐसा अजीबोगरीब और अनोखा विचार केवल शिवा सिंह के ही दिमाग में आ सकता है। ... क्या तुम यहाँ पैसे जुटाने की कैसी बैठक करने जा रहे हो? सिंघानिया परिवार के छोटे सरकार विजय बाबू ने अपने पालतू कुत्ते बोबो को गोद में पकड़े हुए हैरानी से शिवा सिंह की तरफ देखा। शिवा सिंह नाच घर के शाही मेहमान कक्ष में इतालवी सोफे पर बैठा था। उसने एक सिगरेट जलाई और बहुत ही शानदार और शांत दिख रहा था। हाँ, मैं इस नाच घर का दूसरा मालिक हूँ, तो मैं इसे मशहूर करने के लिए इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। मशहूर करना तो दूर की बात, अभी मेरे नाच घर का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। तुम हर दिन ऐसा करोगे तो मेरी हर दिन की कमाई कम हो जाएगी। शिवा सिंह आगे की ओर झुका और अपनी सिगरेट की राख कांच की मेज़ पर रखी एस्ट्रे में झाड़ दी। व्यापार अच्छा चल रहा है ना? मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामने वाले लीची नाच घर ने तुम्हारे सारे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया है, शिवा सिंह ने उसकी तरफ से बोलते हुए कहा। विजय बाबू ने नाक भान सिकुड़ी और कुत्ते के बालों को सहलाने लगा। बोबो उसकी गोद में आलस से आंखें सिकुड़े हुए था और धीरे से रिरिया रहा था। उसमें अब पहले जैसा घमंड और तेवर बिल्कुल नहीं था। तो ये सच है कि तुम सिर्फ बैठकर पैसे नहीं कमा सकते। कोहिनूर नाइट क्लब की मुंबई में गहरी पकड़ है और उसके पास कई पक्के ग्राहक हैं। तुम्हारे पास कितने पक्के ग्राहक हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे सारे दोस्त सिर्फ अच्छे वक्त के साथी हैं। खाने पीने के लिए वे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर तुम सच में उनसे व्यापार चलाने और पैसे कमाने में मदद मांगोगे तो शायद वे सब भाग खड़े होंगे। विजय बाबू चुप रहा, लेकिन उसने कुत्ते के बालों को सहलाने की गति तेज कर दी। अरे, इस बार मैं पैसे बनाने के लिए कराओ के बार का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अरे नहीं, मेरा मतलब है मैं पैसे जुटाने की बैठक करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे नाच घर को ऊपर उठाने में भी तुम्हारी मदद करूँगा। मुझ पर विश्वास रखो, शिवा सिंह ने सिगरेट पकड़े हुए अंगूठे से अपने माथे को सहलाते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। विजय बाबू ने अपने दांत पीसे। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या करवाना है? जाहिर है, मेरा साथ दो, शिवा सिंह ने कहा, फिर उसकी गोद में बैठे बोबो की ओर खुशी से इशारा करते हुए बोला, नसबंदी हो गई। देखो, अब ये कितना शांत और आज्ञाकारी हो गया है। बोबो ने अपनी आंखें सिकुड़ी और आलस में शिवा सिंह की ओर देखते हुए भौंकने की हल्की सी आवाज़ निकाली। नौजवान, तुम अभी बहुत कच्चे हो। दृश्य स्टूडियो के दफ्तर में सेठ ललित ने शिवा सिंह की पैसे जुटाने वाली योजना के दस्तावेज मेज पर फेंक दिए। उनके सामने आदर से खड़े होकर दिनेश शर्मा ने कहा, लेकिन उसकी इस पैसे जुटाने वाली बैठक में काफ़ी दिखावा लग रहा है। सच में? सेठ ललित ने उसकी ओर देखा। मुंबई के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। वह जवान और नौसिखिया है, भला उस पर कौन भरोसा करेगा? सेठ ललित के अनुसार शिवा सिंह सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और नूडल्स बनाने वाला था और उसे मुंबई के फिल्म बाजार की कोई समझ नहीं थी। इस बार वे पूरी ताकत लगा रहे हैं, एक पैसे जुटाने का अभियान शुरू कर रहे हैं ताकि कानूनी कमियों का फ़ायदा उठाकर गोल्डन हार्वेस्ट को उसके मौजूदा संकट से बचा सकें। लेकिन नौजवान आखिरकार खुद को रोक नहीं पाते और बाजार का कोई शोध नहीं करते, इसलिए वे कभी बाजार की असली नब्ज़ को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग पैसा खर्च करें तो कम से कम गोल्डन हार्वेस्ट को कुछ बड़े और अच्छे सितारों के सहारे की ज़रूरत है, जैसे कि वरुण, करण खन्ना, मीना कुमारी और सुष्मिता। अभी गोल्डन हार्वेस्ट के पास न तो लोग हैं और न ही पैसा। वह एक खोखली कंपनी से भी ज़्यादा कंगाल हो चुकी है। ऐसी कंपनी आज नहीं तो कल बंद ही हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो जतिन वर्मा और बाकी लोग फिर से आवारा कुत्तों की तरह हो जाएंगे, जिनके पास इस दुनिया में जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। कभी कभी चीज़ें इतनी ही आसान होती हैं, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सामने वाला खुद ही मुसीबत मोल ले लेता है। खुद पर खुश होते हुए सेठ ललित ने आराम से सिगार के डिब्बे का एक बटन दबाया और उसमें से एक सिगार बाहर निकल आया।
जब से सेठ ललित ने अपनी सेहत के लिए व्यायाम करना शुरू किया है, तब से वह शायद ही कभी शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं। उनकी मेज़ पर रखे सिगार ज़्यादातर सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं और दिनेश शर्मा कभी कभार चुपके से आकर एक चुरा लेता है। ये देखकर कि सेठ ललित सिगार पीना चाहते हैं, दिनेश शर्मा जल्दी से झुका और सिगार काटने वाला लेकर सेठ ललित के लिए सिगार का सिरा काट दिया। फिर उसने दोनों हाथों से सेठ ललित को सिगार दिया और दूसरी तरफ से एक लंबी माचिस निकालकर सिगार जलाने लगा। उसने माचिस जलाई और सेठ ललित का सिगार सुलगा दिया। दिनेश शर्मा को इतनी सफाई से सिगार जलाते देख सेठ ललित ने दिनेश शर्मा को गहरी नज़र से देखा और कहा, लगता है तुम इस जगह से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। बात का मतलब भांपते हुए दिनेश शर्मा ने तुरंत कहा, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है सेठ ललित जी, कृपया आप कुछ और मत सोचिए। मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, तुम ही ज़्यादा सोच रहे हो। सेठ ललित ने दिनेश शर्मा के चेहरे पर धुएं का एक घना बादल छोड़ा। उस शिवा सिंह से डरने की कोई बात नहीं है। उसके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी वह कंपनी शुरू करने की हिम्मत कर रहा है। वह सच में एक ऐसा नया बछड़ा है जिसे शेर का कोई खौफ नहीं। रही बात जतिन वर्मा और हेमंत की, उफ, कितने अफसोस की बात है। उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है और अब वापस लौटना बहुत मुश्किल है। दिनेश शर्मा को सेठ ललित की बातों में कोई गहरा मतलब छिपा हुआ महसूस हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि सेठ ललित का दिल जतिन वर्मा और उसके आदमियों के लिए पिघल गया हो? अगर जतिन वर्मा और उसका समूह सच में दृश्य स्टूडियो लौट आए और घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने लगे तो क्या होगा? शायद वह मान जाएं और फिर मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। दिनेश शर्मा की आंखों को इधर उधर भटकते देख सेठ ललित ने आह भरते हुए कहा, तुम जाओ और अपना काम करो। जी सेठ ललित जी, दिनेश शर्मा ने जल्दी से सिर झुकाकर कहा। दिनेश शर्मा को वहां से जाते हुए देखकर सेठ ललित ने अपने मुंह में सिगार दबाए हुए आंखें सिकुड़ी और उसकी तरफ धुआं छोड़ते हुए कहा, बिल्कुल नालायक इंसान। एवरलास्टिंग फूड कंपनी के दफ्तर में देविका दास दैनिक जागरण में गोकुल के नए छप रहे मार्शल आर्ट्स उपन्यास द लीजेंड ऑफ आयरन एंड ब्लड को पढ़ने में पूरी तरह डूबी हुई थी। वह उस कहानी के नायक द फ्रेग्रेंट स्वॉर्ड्समैन पर पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। क्या सच में इस दुनिया में इतना उत्तम पुरुष हो सकता है? नाक बंद होने पर अपनी त्वचा से सांस लेना, ये तो कमाल है। वाह, उसकी हवा में उड़ने जैसी फुर्ती तो लाजवाब है। उसने आधी रात को चोरी की और पीछे एक खुशबूदार महक छोड़ दी। देविका दास कहानी में और भी ज्यादा खोती जा रही थी जब तक कि उसने जेलीफिश यिंजी का किरदार नहीं देखा। ये किरदार थोड़ा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? वह इतना खूबसूरत था कि उसे दुनिया के सारे आदमियों से नफरत थी, फिर भी उसे खूबसूरत औरतों से एक खास लगाव था और वह बहुत घमंडी और मगरूर था। देविका दास ने अपना चेहरा छुआ। मैंने ऐसा इंसान पहले कहाँ देखा है? तभी उसकी नज़र गोकुल के पोस्टर के आखिर में छपे उस छोटे से विज्ञापन पर फिर से पड़ी, जिसमें वही चुभने वाले शब्द लिखे थे, द फ्रेग्रेंट स्वॉर्ड्समैन की पसंद, शिवा बाबू के नूडल्स हैं सबसे ज़बरदस्त। देविका दास गुस्से से आग बबूला हो गई। अभी कुछ ही पल पहले वह गोकुल की दीवानी हो रही थी, लेकिन अब उसका मन कर रहा था कि उस बड़े सिर वाले इंसान को बाहर खींचकर उसकी खूब पिटाई करे। गोकुल को शिवा सिंह के उस बेकार से उत्पाद का प्रचार करने से रोकने के लिए देविका दास ने एक बार विशाल से बात करने के लिए किसी को भेजा था। उसने पेशकश की थी कि वह उस बकवास विज्ञापन को हटाकर अपना विज्ञापन लगाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने को तैयार है। लेकिन विशाल के जवाब ने देविका दास को और भी भड़का दिया। हम अंडरवर्ल्ड के लोग वफादार और सच्चे होते हैं। कितनी बड़ी बकवास है। तुम बस अपने शब्द बेचने वाले एक लेखक हो और तुम एक सच्चे और वफादार दोस्त होने का नाटक कर रहे हो। अगर मेरा दिल इतना नर्म न होता और मुझे तुम्हारी लिखावट से इतनी मोहब्बत न होती तो तुम जैसे ताइवान के हारे हुए इंसान अब तक न जाने कितनी बार मर चुके होते। जैसे ही देविका दास लगातार गालियां दे रही थी, अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, अरे हाँ, आज शिवा सिंह की पैसे जुटाने वाली बैठक है। पता नहीं वहाँ कितना तमाशा हो रहा होगा। कितने अफसोस की बात है कि मुझ जैसी मालकिन उसकी उस दर्दनाक निराशा और एक भी पैसा न जुटा पाने वाली उस शर्मनाक हालत को अपनी आंखों से नहीं देख पाएगी। किसी को वहां जाकर देखने के लिए भेजो, फिर मैं भी थोड़ा हंस सकूंगी। सलाहकार सुशांत कहाँ है? कहाँ है वो? आखिर वो कहाँ गायब हो गया है? देविका दास जोर से चिल्लाई, लेकिन उसका हमेशा साथ रहने वाला सहायक सलाहकार सुशांत अंदर नहीं आया। भैरव ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आ गया। मालकिन, क्या बात है? कहाँ है वो कमीना सलाहकार सुशांत? उसने कहा कि आज उसका पेट खराब है और उसने एक दिन की छुट्टी मांगी है। इसे भी आज ही होना था क्या? आज ही के दिन? देविका दास ने सलाहकार सुशांत को खूब खरी खोटी सुनाई। उसे लगने लगा था कि यह नौकर मदद करने से ज़्यादा उसके रास्ते का कांटा बनता जा रहा है। अगर ऐसा न होता कि वह बचपन से ही उसके साथ था तो वह उसे कब का काम से निकाल चुकी होती। भैरव, मैं तुम्हें एक काम करने का हुक्म दे रही हूँ। क्या काम है मालकिन? बेशक यह एक बहुत अच्छा काम है।
देविका दास ने अपने खूबसूरत पैरों को एक के ऊपर एक रखा, जिससे उसकी पायल की चांदी की घंटियां बज उठीं। उसकी सुंदर आंखें सुबह के तारों की तरह चमक रही थीं और उसके प्यारे से चेहरे पर एक चालाक मुस्कान तैर गई। डॉट 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 बोबो नाच घर। आज कोई बहुत ही खास दिन लग रहा है, क्योंकि नाच घर के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है जिसमें आदमी और औरतें दोनों ही शामिल हैं और सब बहुत बेताबी से अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। दाढ़ी वाला रंगा और बल्लू और बाकी लोग लाइन के दोनों तरफ खड़े होकर लाल रंग की छोटी झंडियां पकड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लाइन मत तोड़ो, तमीज से पेश आओ। सड़क के उस पार कोहिनूर नाइट क्लब का मालिक विक्टर हाथ में सिगार लिए अपने सामने इस अजीब सी भीड़ और हंगामे को खाली नजरों से घूर रहा था और उसने अपने आदमी से पूछा, ये सब क्या बकवास है? कोई टूर है क्या? इस दौरान विक्टर ने कोहिनूर नाइट क्लब के अपने पुराने और पक्के ग्राहकों के दम पर छोटे सरकार विजय बाबू को पूरी तरह धूल चटा दी थी और बोबो नाच घर ने काफी लंबे समय से इतने ग्राहक एक साथ नहीं देखे थे। उफ, क्या ये सब सच में काम करेगा? मुझे अपने दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों महसूस हो रही है? जतिन वर्मा ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया। उसकी आंखों में जिंदगी के कई उतार चढ़ाव की झलक थी। उसने दूर देखते हुए बुदबुदाकर कहा, हेमंत, मुझे हमेशा तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। अगर मैंने उस समय दृश्य स्टूडियो छोड़ने की जिद न की होती तो आज ये नौबत न आती। हेमंत ने जतिन वर्मा के मुंह से सिगरेट छीन ली, एक गहरा कश लिया और फिर उसे अपने बगल में खड़े चिराग को पकड़ा दिया। अब हम सब एक साथ इस मुसीबत में फंसे हैं। गोल्डन हार्वेस्ट कामयाब होगी या नहीं, ये सब इसी पर निर्भर करता है। दाढ़ी वाला रंगा, बल्लू और बाकी लोग एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व करते हुए नाचघर में दाखिल हुए। जतिन वर्मा और उनके साथी बस चुपचाप खड़े होकर यह सब नहीं देख सकते थे, इसलिए वे किनारे से पूरे जोश में चिल्लाने लगे, शीतल पेय, शरबत और पानी बिल्कुल मुफ्त है। साथ ही यहाँ शानदार गाने और नाच का भी बेहतरीन इंतजाम है। ज़्यादा सोचिए मत, बस आ जाए, जल्दी अंदर आइए और मज़ा लीजिए। नाचघर की दूसरी मंजिल पर विजय बाबू अपने पालतू कुत्ते बोबो को गोद में लिए हुए थे। उन्होंने शिवा सिंह की तरफ देखा, जो एक बेहतरीन सूट पहने और सलीके से बाल संवारे उनके पास ही खड़ा था। विजय बाबू ने पूछा, तुम इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ क्यों लाए हो? अगर कुछ गड़बड़ हो गई और उन्होंने मेरे नाच घर में तोड़फोड़ कर दी तो क्या होगा? शिवा सिंह ने अपनी जामुनी टाई कसी, थोड़ी ठुड्डी ऊपर उठाए और पूरे आत्मविश्वास से बोला, चिंता मत कीजिए, मैंने इस बार सिर्फ शरीफ और समझदार लोगों को ही चुना है। समझदार लोग बातों से मसले सुलझाते हैं, मुक्कों से नहीं। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। तुमने कहा था कि तुम मेरे इस नाच घर को दोबारा चालू करवा दोगे। अब सब तुम्हारे हाथ में है। भीड़ के बीच सलाहकार सुशांत ने अपना पुराना सादा रूप बदल लिया था। उन्होंने अपने टोपे और लबादे की जगह एक काला सूट पहन लिया था, लेकिन वह सूट उन पर काफ़ी ढीला था और क्योंकि वह पहले से ही काफ़ी दुबले पतले थे, इसलिए उन कपड़ों में वह और भी मजाकिया लग रहे थे। और तो और कोई उन्हें पहचान न ले, इसलिए उन्होंने अपनी मूंछों पर एक नकली छोटी मूंछ भी चिपका ली थी, जिससे उनकी चालाक छवि लोगों के मन में और भी पक्की हो रही थी। जैसे ही वह लंबी कतार धीरे धीरे नाच घर में दाखिल हुई, सलाहकार सुशांत ने नफरत से सोचा, ये शिवा भी गजब का खिलाड़ी है, जो यहाँ चंदा इकट्ठा करने का ये फालतू नाटक कर रहा है। सब लोग अपनी अपनी जगह ले लें, हम जल्दी ही कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, बल्लू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सलाहकार सुशांत को भी एक जगह मिल गई। उन्होंने अपने दाएं और बाएं देखा। एक तरफ सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था और दूसरी तरफ कोई पढ़ा लिखा रईस लग रहा था। सलाहकार सुशांत ने फिर से मुंह चिढ़ाते हुए सोचा, इस शिवा को लोगों की अच्छी परख है, यहाँ सब पैसे वाले ही लग रहे हैं। फिर मुफ्त शीतल पे बांटे जाने लगे। ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं थी कि वे सब शिवा ब्रांड के ही थे, लेकिन क्योंकि सब कुछ मुफ्त था तो शिकायत कैसी? जाहिर है सब ने खुशी खुशी उन्हें पिया। सलाहकार सुशांत तो और भी बेझिझक थे। उनके बाएं हाथ में काली चाय का गिलास था और दाएं में दूसरी चाय। उनके मुंह में लाल जामुन की चाय की बोतल लटकी हुई थी। उन्होंने ठान लिया था कि वह शिवा को कंगाल करके ही मानेंगे और देविका दास का बदला लेंगे। डॉट 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 वहाँ का नज़ारा काफ़ी शोर शराबे वाला था। तभी मंच की बत्तियां जल उठीं और एक खूबसूरत लड़की मंच पर आकर सुरीली आवाज़ में गाने लगी, तुम्हारे आंसू कोमल हैं फिर भी घायल हैं, पीला आधा चांद गुजरे कल को याद करता है, रात बहुत लंबी है जो कोहरे में जम गई है, अटारी में कौन है जो ठंडी निराशा में है। पल भर में ही वह शोर शराबे वाला माहौल उस सुरीले गीत के जादू में पूरी तरह खो गया। यहाँ तक कि सलाहकार सुशांत, जो दोनों हाथों से चाय और लाल जामुन का रस पी रहे थे, वह भी सीधे मंच की ओर अंधेरे में छिपी उस खूबसूरत लड़की को एकटक देखने लगे। क्या कमाल का गाया है, बहुत ही सुरीला है, ये कौन सा गाना है? हर कोई जज्बातों और हैरानी से भरा हुआ था। मंच पर कामिनी पहली बार सबके सामने क्राइसेंथेमम टेरेस गा रही थी और उसे खुद ये गाना बहुत ही अद्भुत लग रहा था।
मंच के पीछे बोबो को गोद में लिए विजय बाबू ने शिवा सिंह की तरफ मुड़कर कहा, क्या तुमने मुझे भी यह गाना सिखाया था? तुम्हें कैसे पता? इतना नखरे वाला गाना तुम्हारे सिवा और कौन गा सकता है? छोटे सरकार, आपको सच में कला की कद्र करना नहीं आता। क्या इससे भी ज्यादा कुछ चौंकाने वाला है? बिल्कुल है। उसका नाम क्या है? एक न रुकने वाला जादू। जैसे ही गाना खत्म हुआ, दर्शक पूरी तरह से कामिनी की आवाज़ के दीवाने हो चुके थे। यहाँ आने से पहले हर कोई हिचकिचा रहा था कि कहीं उनके साथ कोई धोखा न हो जाए, लेकिन अब हकीकत सबके सामने थी। न सिर्फ मुफ्त पीने को मिल रहा था, बल्कि इतना खूबसूरत संगीत सुनने को मिल रहा था। ये सच में एक बेहतरीन अनुभव था। अपने आसपास के लोगों को कामिनी के गाने और कार्यक्रम के आयोजक की तारीफ करते देख सलाहकार सुशांत ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम सब इतने छोटे से कार्यक्रम से पिघल गए, तुम लोग सच में किसी काम के नहीं हो। अभी सलाहकार सुशांत खुद से बड़बड़ा ही रहे थे कि मंच की बत्तियां अचानक तेजी से चमकने लगीं और बहुत तेज धुन वाला संगीत बजने लगा। इस नज़ारे ने सुशांत को चौंका दिया। आखिर यह सब क्या हो रहा था? ये जोश से भरा संगीत, जिसकी शुरुआत 60 के दशक की शुरुआत में फ्रांस में हुई थी, उसने एक बार फिर मेहमानों को हैरान कर दिया। लेकिन आगे जो हुआ वह और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। पता नहीं कैसे बल्लू ने एक मशहूर रॉकस्टार जैसे कपड़े पहन लिए थे। उसके बाल पीछे की तरफ संवरे हुए थे, घनी कलमें थीं और नीचे से चौड़ी और तंग पैंट पहनी हुई थी जो उसके भारी शरीर पर कसी हुई थी। वह मंच पर उछलते हुए अपनी भारी आवाज़ में चिल्लाया, आवाज़ करो, पागल हो जाओ, मैं यहाँ का राजा हूँ। आओ, गोल्डन हार्वेस्ट में आज रात जमकर जश्न मनाएं। जैसे ही बल्लू ने जोर से चिल्लाया, मंच की रोशनी धीरे धीरे तेज हो गई और उसके दोनों तरफ दो बड़े बड़े पिंजरे दिखाई दिए। हर पिंजरे के अंदर एक बहुत ही आकर्षक लड़की थी, जिसने तेंदुए की खाल जैसी दिखने वाली पोशाक पहनी थी। उन्होंने लोहे के एक लंबे और मोटे खंभे को पकड़ रखा था और पागलों की तरह खंभे वाला नाच करने लगीं। सलाहकार सुशांत के मुंह से लाल चाय बाहर छलक गई और वह लगभग खांसते खांसते मरने ही वाले थे। वहां मौजूद बाकी लोगों की तरफ देखा तो सब ऐसे सन रह गए थे जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। यह क्या है? मैंने ये क्या देख लिया? हर कोई फटी आंखों से अपने सामने के नज़ारे को देख रहा था, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि जतिन वर्मा, हेमंत और बाकी लोग भी अविश्वास से मंच को घूर रहे थे और अपनी आंखें मलते हुए सोच रहे थे, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मंच के पीछे विजय बाबू का तो मुंह ही खुला का खुला रह गया। ये सब क्या बकवास है? शिवा सिंह ने अपने हाथ बांधते हुए पूछा, तो क्या आपको ये पसंद आया? मज़ा आया? विजय बाबू ने जब लोहे के पिंजरे में खंभे से रगड़ खाती उन लड़कियों को देखा तो अचानक उनके दिमाग में एक बात आई, क्या यही वह खंभे वाला नाच है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? शिवा सिंह बोला, आंखों को भा जाने वाला। खंभे वाला नाच केवल 90 के दशक के अंत में सामने आया था और काफ़ी समय तक इसे बहुत खराब माना जाता था। लोगों का मानना था कि यह नाच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत बाद में जाकर इसे एक बिल्कुल नए नाच के रूप में पहचान मिली और इसे एक कला का दर्जा दिया गया। लेकिन अभी 60 का दशक चल रहा था और भले ही मुंबई के लोग कितने भी खुले विचारों वाले क्यों न हो, इस तरह का बोल्ड प्रदर्शन देखना उनके लिए भी बहुत बड़ी बात थी। इसका नतीजा ये हुआ कि पलक झपकते ही पूरा हॉल खुशी से झूम उठा और लोगों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। चीखें, सीटियां, पागलों की तरह चिल्लाना, वहां इतना शोर था कि कान के पर्दे फट जाएं। पागल हुई उस भीड़ को देखकर शिवा सिंह ने अंदाजा लगा लिया कि लोगों के जज्बात अब पूरी तरह से जाग चुके हैं। मानव भावनाएं नाम की किताब में लिखा है कि जब लोग बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं तो वे अपनी सावधानी छोड़ देते हैं और किसी भी नई बात या विचार को आसानी से मान लेते हैं। आसान शब्दों में कहें तो उनका ब्रेन वॉश करना आसान हो जाता है। करीब 5 या 6 मिनट बाद शिवा सिंह ने एक इशारा किया और मंच की बत्तियां तुरंत तेज चमक से बदलकर हल्की और सुहानी हो गईं। उस हल्की रोशनी के साथ एक बहुत ही गहरी और जादुई आवाज़ गूंजी, मेरा एक सपना है। ये सपना मुंबई के सिनेमाई सपने से गहराई से जुड़ा हुआ है। एक दिन हम सब फिल्म बनाने वाले बन सकते हैं, अपनी पसंदीदा फिल्मों को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने चहेते सितारों के लिए तालियां बजा सकते हैं। मैं सपना देखता हूं कि एक दिन यहाँ मौजूद हर एक इंसान गोल्डन हार्वेस्ट का मालिक होगा, गोल्डन हार्वेस्ट फिल्मों का मालिक होगा और मुंबई सिनेमा का मालिक होगा। आप सब एक अंधेरे सिनेमाघर में बैठकर फिल्म देखने के बजाय खुद फिल्म बनाने का हिस्सा बन सकेंगे। मेरा एक सपना है आप सबके साथ उड़ान भरने का, सूरज को कभी न डूबते हुए देखने का, बर्फीले महासागर को देखने का। शिवा सिंह ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मेरा एक सपना है वाला भाषण इतने जादुई और सम्मोहन वाले अंदाज में सुनाया कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। अगर मुझे सही याद है तो ये जनवरी का महीना और साल 1968 चल रहा था। 3 महीने बाद महान मार्टिन दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। उनके जाने से पहले ही शिवा सिंह ने बहुत ही बेशर्मी से उनके भाषण की चोरी कर ली थी। अब से मेरा एक सपना है सिर्फ शिवा सिंह का था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नहीं।
उसने आखिर वह भाषण कैसे लिखा? बड़े बड़े नेता भी इतना दिल छू लेने वाला भाषण नहीं लिख सकते। दर्शकों के बीच बैठे जतिन वर्मा, हेमंत और बाकी सब लोग हैरान थे। जतिन वर्मा ने शिवा सिंह की तरफ फिर से देखा और सोचा कि गनीमत है, यह आदमी सिर्फ एक व्यापारी है। अगर यह राजनीति में आ जाता तो क्या होता? आम जनता तो इसके पीछे पीछे नदी में कूदने को भी तैयार हो जाती। कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी सपने देखने वाला बहुत छोटा नहीं होता। गोल्डन हार्वेस्ट हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। दर्शकों ने इससे पहले कभी इतना जोशीला और जज्बातों से भरा भाषण नहीं सुना था। खासकर सलाहकार सुशांत, जो मुस्कुराते हुए अपनी जीभ निकालकर मंच की तरफ एकटक देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शिवा सिंह का बोला हुआ हर एक शब्द सीधे उनके दिल में उतर रहा है। खासकर जब शिवा सिंह ने कहा कि गोल्डन हार्वेस्ट ने अभी शुरुआत ही की है और पहले ही वरुण जैसे बड़े सितारे को साइन कर लिया है और वरुण की कोई भी फिल्म पक्का हिट होगी। उसने ये भी कहा कि उन्हें ऐसे जुनूनी लोगों की ज़रूरत है जो फिल्मों से प्यार करते हों और दूर की सोच रखते हों, ताकि वे एक साथ निवेश कर सकें। सुशांत को लगा कि यह सब उसी के बारे में कहा जा रहा है, एक ऐसा इंसान जो फिल्मों से प्यार करता है और दूर की सोच रखता है। शिवा सिंह आगे बोलता गया कि एक बार शूटिंग शुरू होने के बाद जिसने भी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, उन सबको फिल्म में काम करने का, एक बहुत ही अहम किरदार निभाने का और बड़े सितारों के साथ करीब से मिलने का मौका मिलेगा। जो जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा उसका किरदार उतना ही बड़ा और अहम होगा। इस दांव ने न जाने कितने लोगों के दिलों में सितारा बनने का सपना जगा दिया। सलाहकार सुशांत एक चालाक मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उन्हें हमेशा से लगता था कि वह बहुत खूबसूरत और हुनरमंद हैं, बस उन्हें एक मौके की तलाश थी। जतिन वर्मा और बाकी लोग शिवा सिंह की इस बेशर्मी पर एक बार फिर हैरान रह गए। सिर्फ एक बार चिल्लाने भर से उसने इतने सारे मुफ्त के कलाकार खड़े कर दिए थे। उन्हें तो इन लोगों को एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं हैं और 1,000 रुपये बहुत कम नहीं हैं। ज़्यादा सोचिए मत, बस कदम उठाए। यह मंच उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आपका सपना है। शिवा सिंह की इन बातों के बाद चंदा इकट्ठा करने का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। जिनका उसने ब्रेन वॉश कर दिया था, वे भी एक पल के लिए झिझक रहे थे और देखना चाहते थे कि क्या होता है। तभी किसी ने जोर से कहा, मैं 3,000 लगाऊंगा, मैं 5,000 का निवेश करूंगा। ये सब शिवा सिंह के ही बिठाए हुए मोहरे थे। शिवा सिंह ने फिर से माइक उठाया, बस याद दिला दूं, जगह बहुत कम बची है, जल्दी से अपने नाम लिखवाएं। भीड़ चाल शुरू हो गई। बस किसी एक के आगे आने की देर होती है, बाकी सब भी उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैं भी 5,000 लगाना चाहता हूँ। 6,000, मैं 8,000 दूंगा। सलाहकार सुशांत ने मेज़ पर जोर से हाथ मारा और खड़े होकर बोले, मैं 50,000 लगाऊंगा। एक जोरदार धमाके की तरह पूरे हॉल में सनसनी फैल गई। उस जमाने में 50,000 की रकम कोई छोटी रकम नहीं थी और हर कोई सुशांत की तरफ देखने लगा। देविका दास की तरफ से गुपचुप जासूसी करने भेजा गया भैरव भी सन रह गया। यह आवाज़ उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? उस आवाज़ से शिवा सिंह भी चौंक गया। जतिन वर्मा, हेमंत और बाकी लोग तो और भी ज़्यादा हैरान थे। वे सोच रहे थे कि दुनिया में ऐसे भी बेवकूफ़ होते हैं। इन्हें ऊपर मंच पर आने दीजिए। 50,000 लगाने वाले उस शूरवीर को ऊपर लाओ। इन्हें एक बड़ा सा लाल फूल दो। हम गोल्डन हार्वेस्ट को समर्थन देने के लिए इनके बहुत आभारी हैं। शिवा सिंह ने जोश में आकर हुक्म दिया। भीड़ के बीच से सलाहकार सुशांत को मंच पर बुलाया गया। वह थोड़े शर्मा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने नीचे लोगों का समुद्र देखा तो वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो गए। जिंदगी में पहली बार वह इतने सारे लोगों के सामने किसी मंच पर खड़े थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपने होंठों पर चिपकी नकली मूंछ को छुआ। गनीमत है, वह सुरक्षित थी। उन्हें लगा कि शिवा सिंह जैसा कमीना इंसान भी उन्हें पहचान नहीं पाया। कागजात पर दस्तखत करने और मुहर लगने के बाद सलाहकार सुशांत ने अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई निकाल कर दे दी और उसके बदले में निवेश का करारनामा ले लिया। अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली तो 50,000 रुपये में मिला उनका वह करारनामा रद्दी के कागज़ के बराबर हो जाएगा। आइए दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, शिवा सिंह ने कहा। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। मंच पर खड़े सलाहकार सुशांत खुशी और उत्साह से भरे हुए थे। उन्हें लगने लगा था कि वह एक फिल्म निर्माता बन गए हैं और अगर भविष्य में वे सितारे मशहूर हो गए तो उसमें उनका भी हाथ होगा। तब वह पूरे गर्व से कह सकेंगे, मैंने ही उन्हें बड़ा सितारा बनाया है। सब कुछ ठीक ठाक निपटता देख शिवा सिंह ने मंच की जिम्मेदारी जतिन वर्मा, हेमंत और बाकी लोगों को सौंप दी। जतिन वर्मा और उनकी टोली इतनी देर से ये सब देख रही थी, तो कम से कम उन्होंने शिवा के 2-3 पैंतरे तो सीख ही लिए होंगे। अब उनके इम्तिहान की बारी थी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। शिवा सिंह को अपना आदर्श मानते हुए जतिन वर्मा और बाकी लोग भी पूरे फॉर्म में आ गए।
वे बिना पलक झपकाए झूठ बोल रहे थे और हर कोई बेशर्मी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था। जल्दी कीजिए, सिर्फ 10 जगहें बची हैं। अरे नहीं, अब सिर्फ 8 बची हैं। 7, 6, 5, 4, बस आखिरी 3 जगहें। मैं लूंगा। आपने तो कमाल का सौदा किया है। मंच पर शानदार कपड़े पहने जतिन वर्मा, हेमंत और बाकी लोगों को जोर जोर से चिल्लाते हुए देखकर विजय बाबू ने गोद में अपने पालतू कुत्ते बोबो को सहलाते हुए शिवा सिंह की तरफ देखा। शिवा मंच के पीछे आधी बंद आंखों से सिगरेट पी रहा था। विजय बाबू खुद को रोक नहीं पाए और बोले, मुझे तो तुम लोग फिल्म बनाने वालों से ज्यादा ठग लग रहे हो। शिवा सिंह ने अपनी ठुड्डी उठाई और धुएं का एक छल्ला छोड़ते हुए कहा, तो फिर आपको फिल्म बनाने वालों के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि असल में फिल्म बनाने वाले ही सबसे बड़े ठग होते हैं। वे आपकी खुशियों और आपके आंसुओं को ठग लेते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाकर सिनेमाघर में पैसे खर्च करवाते हैं और यहाँ तक कि जिन अभिनेत्रियों के साथ वे सोते हैं उनके पैसे भी वो आप ही से निकलवाते हैं। फिल्म बनाने वाले बहुत चालू होते हैं। ... उधर कोहिनूर नाइट क्लब के बाहर मनोरंजन की दुनिया का बादशाह विक्टर सड़क के पार बोबो नाच घर से आ रही शोर और जश्न की आवाज़ों को अविश्वास से सुन रहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ वहाँ इतनी रौनक क्यों है? विक्टर को जितना कम समझ में आ रहा था कि उसका दुश्मन क्या चाल चल रहा है, वह उतना ही बेचैन होता जा रहा था। उसके साथ खड़े उसके आदमी भी हैरान थे। उन्होंने अपने नाइट क्लब की तरफ देखा, जहां आमतौर पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज वहां वैसी रौनक नहीं थी जैसी सामने वाले नाच घर में थी। आखिर वे क्या खिचड़ी पका रहे हैं? अरे तुम लोग अपना दिमाग लगाओ और जाकर देखो कि वहां चल क्या रहा है। मुझे एक बात की खबर चाहिए, यहाँ तक कि उस कमीने छोटे सरकार ने आज रात क्या खाया है, ये भी पता करो। विक्टर ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। ... इधर दफ्तर के अंदर शिवा सिंह और विजय बाबू शराब पी रहे थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। विजय बाबू ने शिवा सिंह से शिकायत की कि उसने अपना वह खंभे वाला नाच का ब्रह्मास्त्र पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया। आखिर शिवा ही तो बोबो नाच घर का कला निर्देशक था। शिवा सिंह ने समझाया कि इस तरह के खुफिया पैंतरे अचानक इस्तेमाल किए जाने चाहिए। अगर उसने ये पहले ही कर दिया होता तो आज इतना बड़ा धमाका नहीं हो पाता। खैर, आज की भीड़ और लोगों के जोश को देखकर लग रहा था कि अगर यह बात फैल गई कि बोबो नाच घर में ऐसा बेशर्म नाच होता है, तो कल शायद पूरा नाच घर खचाखच भर जाएगा। मुझे डर है कि लीची नाच घर वाले भी जल्दी ही हमारी यह चाल सीख लेंगे, विजय बाबू ने चिंता जताते हुए कहा। उन्हें ये सब करने में कम से कम 1-2 महीने का वक्त लगेगा। तब तक बोबो नाच घर के अपने पक्के ग्राहक बन चुके होंगे। लोगों का मन बहुत जल्दी बदलता है। शिवा सिंह ने एक और सुझाव दिया। इसके अलावा आप एक सदस्यता वाला सिस्टम भी शुरू कर सकते हैं, जहां VIP ग्राहक पैसे जमा कर सकें। जो जितना ज़्यादा पैसा जमा करेगा उसे उतने ही ज़्यादा फायदे मिलेंगे। जैसे कि विदेशी शराब पर 20% की छूट, खूबसूरत लड़कियों से मिलने में पहली प्राथमिकता और एकदम शाही मेहमानों वाला बर्ताव। आसान शब्दों में कहूँ तो अगर आप इन VIP ग्राहकों की अच्छे से खातिरदारी करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके नाच घर का धंधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की न करे। विजय बाबू पूरी तरह से सन रह गए। सदस्यता वाला सिस्टम? हाँ, वही VIP सिस्टम, क्लब वाला सिस्टम। साफ शब्दों में कहूँ तो यह अमीरों का खेल है। ये ग्राहकों की मानसिकता का फ़ायदा उठाने का एक पक्का तरीका है। जो भी यहाँ आता है वह चाहता है कि आप उसके साथ राजाओं जैसा बर्ताव करें, तो चलिए उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। उन्हें इज्जत मिलेगी, हम पैसे कमाएंगे, दोनों हाथों में लड्डू। तुम्हें मनोविज्ञान के बारे में भी पता है? विजय बाबू ने थोड़ी हैरानी से पूछा। मुझे इसकी थोड़ी बहुत समझ है, शिवा सिंह ने बड़ी सादगी से कहा। नाच घर के लिए ग्राहकों को अलग अलग हिस्सों में बांटना बहुत ज़रूरी है। चूंकि हम एक VIP सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, तो चलिए इसके 5 स्तर बनाते हैं: कांस्य, रजत, स्वर्ण, हीरा और ताज। कांस्य के लिए कम से कम 10,000 रुपये, रजत के लिए 30,000, स्वर्ण के लिए 50,000, हीरे के लिए 80,000 और ताज के लिए 1,00,000 रुपये। इससे पहले कि हम शराब की एक भी बूंद बेचें, हम सिर्फ सदस्यता कार्ड से ही लाखों की कमाई कर लेंगे। विजय बाबू की सांसें तेज हो गईं और उन्होंने अविश्वास से आंखें फाड़कर शिवा सिंह की तरफ देखा। काफ़ी देर बाद उन्होंने दांत पीसते हुए झटके से कहा, तुमने इतने शानदार आइडिया के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शिवा सिंह ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे लगा आपको पता होगा। बेचने के ये बुनियादी तरीके उसकी पिछली जिंदगी में इतने आम थे कि शिवा सिंह ने उन पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। आखिर वह कोई नाच घर का धंधा तो करता नहीं था। आज उसने बस यूं ही यह बात कह दी क्योंकि उसने देखा कि नाच घर का धंधा मंदा चल रहा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि छोटे सरकार इतने हैरान रह जाएंगे और इतनी जोरदार प्रतिक्रिया देंगे। तभी जतिन वर्मा, हेमंत और बाकी लोग दफ्तर के अंदर आए। उनके चेहरों पर खुशी और थकान दोनों साफ झलक रही थी।
उनमें से हर किसी के हाथ में एक भारी थैला था और वे ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी कोई बहुत बड़ी डकैती डालकर लौटे हों। विजय बाबू मजाक देखने का इंतजार कर रहे थे। शिवा सिंह ने कांच की मेज पर रखी शराब की बोतल उठाई, कुछ गिलासों में डाली और उन्हें जतिन वर्मा और बाकी लोगों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, दोस्तों, शराब पीजिए। वैसे आज की कमाई कैसी रही? जतिन वर्मा और बाकी लोगों ने शराब के गिलास लिए और एक ही घूंट में पी गए, फिर अपने हाथ के पिछले हिस्से से होंठ पोंछते हुए बोले, 10 लाख। 4। विजय बाबू के मुंह से शराब की घूंट बाहर छलक गई। कितना? उन्होंने अविश्वास से जतिन वर्मा और बाकी लोगों की तरफ देखा और फिर शिवा सिंह की तरफ। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवा सिंह ऐसा कोई दांव खेलेगा और एक ही झटके में 10 लाख रुपये से ज़्यादा की कमाई कर लेगा।